31 दिसंबर अभी एक लास्ट डेट अप्रोच हो रही है। रिगार्डिंग पर्सनस जिनके कोई ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग एस्पेक्ट्स एप्लीकेबल नहीं है, देन वी हैव ड्यू डेट ऑफ 15th Jan फॉर टैक्स ऑडिट एंड देन 15th Feb रिटर्न फाइलिंग। तो पहले तो ये लग रहा था कि हाँ टाइमली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बट इन बिटवीन जो ये नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर कुछ इंट्रोड्यूस किया, एक छोटा सा मैटर कि जी हाँ जी हम एक 26 AS के एडिशनल आपको AS भेज रहे हैं। जैसे ही उसको देखा तो फ्रेंड्स ऐसे लगा जैसे स्पाउस के सामने खड़े हैं बोलती बंद, बिल्कुल वही फील आया कि आवाज ही नहीं निकल रही, ये क्या है। फिर समझ में आया कि इस बार तो 31 दिसंबर की ड्यू डेट को भी मैनेज करना अपने आप मुश्किल हो जाए। बट फ्रेंड्स ठीक है, उसको हम देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि क्या उसके कारण कोई हमारा एज प्रोफेशनल एज एसएससी कोई वर्कलोड में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिटिकल इश्यूज, फॉर्म्स तो वही है मोर और लेस जो लास्ट ईयर थे। फ्रेंड्स बात वही है कि टैक्स ऑडिट पे आज भी सेमिनार होते हैं, आज भी हमें प्रोफेशनल डिस्कशन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज टैक्स ऑडिट का कंसेप्ट इज मोर देन लाइक 20 years ओल्ड कंसेप्ट, उससे ज्यादा ही हो गया शायद। आई थिंक 84 85 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टिल वी रिक्वायर प्रोफेशनल असिस्टेंस। तो सेम वे फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न किस कॉलम में क्या रिपोर्ट करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, वो सारे एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, वो मेरा कोई प्लान नहीं है कि लॉ लेके बैठ जाए। रूल 12 हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ITR 1 आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सीधा आएंगे स्टेट फॉर डिस्कस करेंगे। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि कैसे उसको डाउनलोड करना है, उसका पासवर्ड क्या है, कैसे फीडबैक अपलोड करना है। फ्रेंड्स वो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट पे डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट वी ऑल नो फ्रेंड्स। अब हम जिस कैटेगरी में है तो बिना कंप्यूटर नॉलेज के तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टार्ट विद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द पीपीटी। आई थिंक फ्रेंड्स इट इज विजिबल टू ऑल, कैन एनीवन कंफर्म मी? मोहित जी, इज दैट विजिबल? यस सर विजिबल है। ओके, थैंक यू मोहित, थैंक यू। तो फ्रेंड्स दो पार्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, कि अगर हम एक पर्टिकुलर असेसी की एज प्रोफेशनल या खुद की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की अपने आप में इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी इसको तवज्जो दी जाए, कितना इसको सीरियसली हम अकाउंट करते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी का माइक स्विच ऑन है तो प्लीज म्यूट कर दें, मुझे अपनी आवाज ही वापस सुनाई दे रही है। आवाज वापस सुनाई देने से आज पता चला कि मैं इतना प्यारा नहीं बोलता, मेरी आवाज बिल्कुल मतलब वो नहीं है कि सुनी जाए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स एआईएस पे देखिए जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट हमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसका सोर्स क्या है। फ्रेंड्स आई एम रिसीविंग कॉन्टिन्यूसली क्वेरीज कि जी एआईएस के अंदर ये इंफॉर्मेशन गलत है, ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, ये क्या कर रखा है, डिपार्टमेंटल पर्सन इस चीज को देखते नहीं है, अननेसेसरी इससे नोटिस इश्यू होंगे एंड ऑल्सो। फ्रेंड सवाल ये आता है कि पर्टिकुलर एआईएस के अंदर अगर कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है तो उस इंफॉर्मेशन के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। एंड फ्रेंड्स फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा मानना है that we are responsible and accountable for the information which is being displayed in annual information statement. फ्रेंड्स जो पर्टिकुलर पर्सन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहा है, वट एवर द लॉ रिक्वायरमेंट्स आर देयर, वो उस इंफॉर्मेशन से ही जनरेट करता है जो इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू उनके पास पहुंचती है। एंड फ्रेंड्स बेस्ट एग्जांपल इसके रेस्पेक्ट में लूंगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ट्रांजैक्शंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स एसएफटी के केस में अगर 30 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन है then registrar is supposed to report that particular information, all details with the income tax department as part of SFT. And it is very natural and normal if I talk about कि जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और अगर जॉइंट ओनरशिप में खरीदी गई है तो बेची भी जाती है। मैं यहाँ पर उस डिफरेंस में नहीं जा रहा कि जॉइंट ओनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, हमारे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसके पर्पस से जॉइंट ओनर को ओनर आप एक ही मान के चले। अब फ्रेंड्स मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेची along with joint ownership of my spouse, बट
इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम दोनों का रेशियो 50:50 नहीं है, दैट मे बी लाइक फॉर एग्जांपल 60:40। 40% की ऑनर मेरी स्पाउस है, 60% का ऑनर मैं हूं। जब मैंने प्रॉपर्टी बेची तो कंसिडरेशन भी मुझे 60% मिला, मेरा टीडीएस भी 60% पे ही कटा, और स्पाउस का कंसिडरेशन 40%, टीडीएस भी 40%, उस 40% के बेसिस पे। बट मैंने बेचते समय सेल डीड में ये कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं करा कि हम दोनों की ओनरशिप रेशियो 60:40 है, सिर्फ कंसिडरेशन से पता चल रहा था। फ्रेंड्स, बायर भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज के साइन हो गए, दोनों सेलर के, तो कल को हमारी रेशियो 40:60 थी नहीं थी मैटर नहीं करता, हम ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएंगे इन सिविल लॉस कि नहीं जी ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, ये 40:60 नहीं था, 50:50 था। बट फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार इज सपोज टू रिपोर्ट, फ्रेंड्स उसको दोनों सेलर के नाम से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अलोंग विद दैट पर्टिकुलर रेशियो। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार को अगर अपेरेंटली दिखाई नहीं देता कि 60:40 है, तो वो सिंपली अगर दो नाम होते हैं तो वो इक्वल रिपोर्ट कर देते हैं 50:50। अब एआईएस के अंदर 50:50 आ रहा है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा सेल कंसिडरेशन 60%, एसएफटी में 50%, तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा डिस्क्लोज कर रहा हूं, बट स्पाउस के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। देयर आर गुड चांसेस कि भाई साहब ये डिफरेंस आ रहा है, काइंडली रिकंसाइल। अब यहां पर देखा जाए तो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मेरे कारण से हुई है, ना कि रजिस्ट्रार के कारण से। वी कांट एक्सपेक्ट रजिस्ट्रार टू गो इनटू डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग टू फाइंड आउट द रेशियो। तो फ्रेंड्स, मोर और लेस उस इंफॉर्मेशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल पर्सन देखें तो असेसी है। हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, और प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे तो फ्रेंड्स यू विल फाइंड आउट कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन परफेक्ट है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आपको नहीं मिली। तो उसी के लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एक पर्टिकुलर पर्सन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, वो सोर्स क्या है, तभी तो हम ध्यान रखेंगे उन ट्रांजेक्शन को करते हुए। फ्रेंड, सोर्स क्या है? टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स, जो भी नाम ले लेते हैं, प्रैक्टिकली हम रिटर्न बोलते हैं, टेक्निकली दैट इज कॉल्ड स्टेट। दैट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एआईएस, जो सामने वाले पर्सन ने टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स फाइल करी है, इवन हो सकता है मैंने भी फाइल करी है। फ्रेंड्स, अगर मैं इमोल प्रॉपर्टी बेचता हूं तो सामने वाला टीडीएस रिटर्न फाइल करता है 1% टीडीएस काट के। अगर मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी और 1% टीडीएस काट रहा हूं, तो मैंने जो टीडीएस काटा है उसकी इंफॉर्मेशन भी मेरे एआईएस या फॉर्म 26AS में डिस्प्ले होती है। एसएफटी, फॉर्म 61, फ्रेंड्स बहुत सारी ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड है रूल नंबर 114A और B व्हाटएवर इज देयर, कि अगर मैंने उन ट्रांजैक्शंस के तहत अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करा तो सामने वाले पर्सन को वो सारी इंफॉर्मेशन जो मुझसे वो फॉर्म 60 के थ्रू लेगा, फॉर्म 61 में डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। आईटीआर बाय अदर पर्सन, फ्रेंड्स अगर मैंने प्रॉपर्टी बेची है तो मुझे आईटीआर फाइल करते समय बायर की डिटेल्स देनी होगी। आई एम द सेलर, आई हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द बायर। वहां पे पर्टिकुलर रेशियो भी मेंशन करते हो, आप प्राइस भी मेंशन करते हो, एड्रेस भी मेंशन करते हो। फ्रेंड्स, डाउन द लेन इट इज पॉसिबल कि वो इंफॉर्मेशन भी सामने वाले के एआईएस में डिस्प्ले हो कि भाई साहब इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करी। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न, अगर कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, वी ऑल नो दैट शेड्यूल SH1 एंड AL1 इज रिक्वायर्ड टू बी फिलफिल्ड। उसमें बहुत सारे पैन नंबर जाते हैं, शेयर होल्डर्स के पैन नंबर भी जाता है, अगर शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है तो बायर का पैन नंबर भी जाता है। AL1 के अंदर जितने भी कंपनी ने लोन्स दे रखे हैं, लोन्स ले रखे हैं, उन सारी डिटेल्स जाती है अलोंग विद पैन नंबर। एंड डाउन द लेन इट इज पॉसिबल कि उस शेड्यूल SH1 और AL1 के बेसिस पे मेरे AIS में इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो। फ्रेंड्स, रिपोर्ट सामने वाला कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे इशू मैं मानता हूं प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन मेरे रेस्पेक्ट में है या नहीं है, इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने कंपनी को परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन ही रिपोर्ट होनी चाहिए। अब इससे सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आता है, जो फ्रेंड्स मैंने यहां पर मेंशन भी किया है, कि किस पर्टिकुलर स्टेज पे मैं चेक करूं एआईएस। क्या मैं रिटर्न फाइल करने के बाद भी पीरियोडिकली चेक करूं, या वंस इन अ ईयर चेक करूं, कब चेक करूं?
फ्रेंड्स एआईएस के रेस्पेक्ट में कमिश्नर जो भी कलेक्टिंग एजेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, जो भी कलेक्टिंग पर्सन है, मे बी कमिश्नर व्हाटएवर, उसको बोला हुआ है कि जिस महीने में आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन एआईएस में डिस्प्ले हो जानी चाहिए। नो फ्रेंड्स, रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 बहुत सारी इंफॉर्मेशन एआईएस में डिस्प्ले हो रही है, बट अभी रिटर्न्स फाइल होनी है। मैंने अगर प्रॉपर्टी बेची है तो बायर की डिटेल्स आज मैं अपनी रिटर्न में दूंगा, प्रॉपर्टी खरीदी है तो सामने वाला मेरी डिटेल्स अब आईटीआर फाइल करेगा। कंपनीज की मैक्सिमम रिटर्न्स फाइल होनी बाकी है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो सारी इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी और मार्च जाके मेरे एआईएस में डिस्प्ले हो। तो सवाल यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की एआईएस में कब तक चेक करूं, उसके बेसिस पे कब तक डिसीजन लूं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर एआईएस टैक्स पेयर की कोई ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस अभी दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रही है, टीडीएस दिखाई दे रहा है, बट सामने वाला पर्सन अगर अपनी रिटर्न के थ्रू मेरे रेस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन देता है तो वो अभी डिस्प्ले नहीं होंगी। पता चला जब तक डिस्प्ले होंगी तब तक रिवाइज रिटर्न का भी टाइम चला गया। दैट मीन्स मुझे जो अपनी रिटर्न फाइल करनी है उसमें मैं अगर सिर्फ एआईएस को बेस बनाता हूं तो गलत है। एआईएस प्लस माय एक्चुअल इंफॉर्मेशन आई नीड टू टेक केयर। फ्रेंड्स, ये इश्यूज आएंगे प्रैक्टिकली, तो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप रिटर्न फाइल करने से पहले एआईएस को जरूर चेक करें। प्लस जब रिटर्न फाइलिंग का ओवरऑल टाइम पीरियड चला जाए उसके 1 महीने या 1.5 महीने बाद एआईएस को दोबारा से चेक करें कि उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हुई है या नहीं। फ्रेंड्स देखिए, अगर एआईएस को डिपार्टमेंट अगर स्क्रूटनी नोटिस भेजने के लिए या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने के लिए बेस बनाता है, देयर विल बी गोइंग टू बी ह्यूज नोटिस। देखिए, वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, तो आई डू नॉट थिंक सो दैट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। वो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि कितने तरीके की डिस्क्रिपेंसी है, कितने अमाउंट की है, किस नेचर की है, एवरीथिंग विल। या फिर डिपार्टमेंट को एक फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप एआईएस चेक कर ले, वहां का जो एआईएस है उसको रिलाय कर सकते हैं, उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन अपडेट होगी तो हम आपको पर्सनली नोटिफाई करेंगे। फ्रेंड्स, एआईएस में अगर इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो हमारे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आने वाला कि आपका एआईएस इस पर्टिकुलर डेट के कंपैरिजन में चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आइडियली दैट शुड बी वन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी क्या होता है। फ्रेंड्स, अगला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं एक एम्प्लॉई हूं, मैं एचआरए एग्जम्पशन क्लेम करता हूं, मैं टेनेंटेड हाउस में रहता। नाउ टू क्लेम एचआरए एग्जम्पशन व्हाइल डिडक्टिंग टीडीएस, अगर मैं पूरे साल का रेंट 1 लाख से ऊपर पे कर रहा हूं तो आई एम सपोज टू रिपोर्ट पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड टू द एम्प्लॉयर, और अगर मैंने पैन नंबर रिपोर्ट किया तो ही एम्प्लॉयर मुझे एचआरए के एग्जम्पशन देगा टीडीएस डिडक्ट करते समय, अदरवाइज वो मुझे एचआरए के एग्जम्पशन नहीं देगा। And that particular PAN number of the landlord is supposed to be shared by the employer to the income tax department while filing Q4 salary TDS statement. Now friends, it is quite possible कि Q4 की salary TDS की statement के basis पे मेरे नहीं सॉरी लैंडलॉर्ड के एआईएस में ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो कि टेनेंट ने भाई साहब एम्प्लॉयर के थ्रू इतना रेंट बताया। और फ्रेंड्स, वहां पे चांसेस ब्राइट है कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी आएंगी। रीजन भी, अगर मैं एक मकान किराए पे देता हूं 10,000 रुपए महीने पे, तो फ्रेंड्स टाउनशिप्स के अंदर वहां पे मंथली मेंटेनेंस भी लगती है, फॉर एग्जांपल 3,000। एंड आई हैव सीन द केसेस जहां पे टेनेंट क्या करता है, एचआरए एग्जेम्पशन 13,000 के बेसिस पे क्लेम करता है, बट एज ए लैंडलॉर्ड फ्रेंड्स, वन ऑफ द व्यू एंड आई विल से वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू कि वो 3,000 रुपए मेंटेनेंस के टैक्सेबल नहीं है। अगर मैं टेनेंट से लेके अगर उस टाउनशिप के मेंटेनेंस एजेंसी को पे भी करता हूं, इन माय व्यू दैट इज अ प्योर रिम्बर्समेंट। जनरली एग्रीमेंट यही होता है कि मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसकी, उस पर्टिकुलर टेनेंट की। वो मेरे लिए इनकम ही नहीं है इन एनी केस। मेरे लिए रेंट कितना, 10,000 रुपए। फ्रेंड्स, वो फैसिलिटीज के लिए पैसा अगर अपने आप में देखा जाए तो लैंडलॉर्ड के रूप में हम इनकम कितनी दिखाते हैं, 10,000 रुपए महीना, बट वो एचआरए एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है 13,000 रुपए महीने के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इस कारण से इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लैंडलॉर्ड को एक पर्टिकुलर नोटिस भेजा जा सकता है।
दैट वी हैव टू टेक केयर फ्रेंड्स। ये क्लियर कट एग्रीमेंट्स के अंदर क्लैरिफाई कर लो कि मंथली मेंटेनेंस किसी भी प्रकार से रेंट का पार्ट नहीं है, एंड ट्राई योर बेस्ट कि वो पर्टिकुलर मंथली मेंटेनेंस टेनेंट डायरेक्टली टाउनशिप मेंटेनेंस एजेंसी को पे करे, लैंडलॉर्ड के थ्रू पे ना करे। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, एआईएस के कारण नोटिस, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है लॉ की, 143(1) में नहीं आएगा फ्रेंड्स, इंटीमेशन के रूप में नोटिस नहीं आएगा। 143(1) में कहीं पर भी एआईएस का रेफरेंस नहीं दे रखा कि आपके रिटर्न को प्रोसेस करते समय कंप्यूटर एआईएस को कंसीडर करेगा, नोवेयर। इसका मतलब एआईएस को बेस बनाते हुए अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, दैट विल बी द असेसमेंट नोटिस 143(2) और मे बी 148, but obviously not under section 143(1). As on date, friends, I'm talking about, it is quite possible that in the upcoming budget Feb 2022 ये 143(1) में corresponding amendment कर दी जाए, that is possible. Friends, if you have any query, so you can ask in between by writing down in chat forum, or there is another forum also. I think question answer is better to use the chat forum only. I think that will be better for all. तो आप उसके थ्रू पूछ सकते हैं, और वेबएक्स में अगर कोई सिस्टम है आपका हैंड रेज वगैरह, दैट यू कैन आल्सो डू, एंड वी कैन अनम्यूट एंड वी कैन डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेरी आल्सो। फ्रेंड्स अगला सवाल जो बहुत सारे लोगों का होगा, कि जी टीडीएस डाटा अब दो जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, 26AS में भी और एआईएस में भी, किस पे ऊपर रिलाई कर? फ्रेंड्स एआईएस में लिखा भी हुआ है कि अगर 26AS और एआईएस में अगर डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंसेस है, तो आप 26AS पे रिलाई करें, एआईएस पे रिलाई ना। And that is very true. Reason being, friends, फॉर्म नंबर 26AS रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो रहा है। अगर सामने वाले ने रिवाइज क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करी है, तो फ्रेंड्स जनरली 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर वो फॉर्म 26AS में अपडेट हो जाता है, बट एआईएस के केस में ऐसा नहीं। फ्रेंड्स, आई एम शोइंग यू वन स्क्रीनशॉट ऑफ 26AS एंड एआईएस ऑफ अ पर्टिकुलर असेसी। फ्रेंड्स वहां पे एक पर्टिकुलर इनकम 26AS में शॉर्ट डिस्प्ले हो रही थी। On the basis of bank statements and books of accounts, we reported this particular fact to the assessee कि भाई साहब आपके 26AS में इनकम भी कम आ रही है, टीडीएस भी कम आ रहा है, इट मस्ट बी मोर। फ्रेंड्स उसने डायरेक्टर से फॉलो अप करा और उसके बेसिस पे डायरेक्टर ने क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज और व्हाटएवर द केस फाइल कर दी। उसने रिवाइज फॉर्म 16A भी इशू कर दिया, एंड वी चेक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स वो 26AS में अपडेट भी, एंड वी मैनेज टू फाइल द रिटर्न प्रॉपर्ली। फ्रेंड्स ये 4 या 5 दिन पहले के स्क्रीनशॉट हैं एआईएस और 26AS के। अगर आप एआईएस देखेंगे, दिस इज एआईएस, तो आपको यहां पर इस पर्टिकुलर इनकम की 194J में ये पर्टिकुलर अमाउंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें टोटल भी आ रहा है आपका 1,53,000। अब मैं 26AS में जाता हूं फ्रेंड्स, सेम डेट के स्क्रीनशॉट हैं, एंड दिस इज 26AS। फ्रेंड्स ये दो पर्टिकुलर एंट्री बाद में हुई है। 10 नवंबर को उसने क्वार्टरली स्टेटमेंट रिटर्न कोई फाइल करी है, उसके बेसिस पे ये पुरानी एंट्रीज अपडेट हुई है जो पहले 26AS में नहीं आ रही। बट सेम डेट में देखूं तो 26AS में ये दो एंट्रीज अवेलेबल हैं, बट एआईएस के अंदर ये एंट्रीज अवेलेबल नहीं। तो फ्रेंड्स फॉर टीडीएस पर्पसेस, टीसीएस पर्पसेस, काइंडली रिलाई ऑन 26AS। और उससे भी बड़ा पॉइंट फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ना 26AS मैटर करता है ना एआईएस मैटर करता है। क्या मैटर करता है? योर एक्चुअल फैक्ट्स। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक्चुअली टीडीएस और भी ज्यादा कटा हो, बट किसी भी कारण से 26AS में नहीं आ रहा। तो क्या मैं सिर्फ उतनी इनकम दिखाऊं जितनी 26AS में, उतने टीडीएस क्लेम करूं? नो फ्रेंड्स, लीगली आई एम सपोज टू रिपोर्ट द फुल इनकम विच आई वांट, और मैं टीडीएस भी क्लेम कर सकता हूं क्योंकि पूरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल मैटर? योर एक्चुअल फैक्ट्स एंड नॉट 26AS और एआईएस। ये तो आपको सपोर्ट करने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वहां है या नहीं है, कुछ आप भूल तो नहीं रहे, आप काइंड ऑफ रिकंसिलिएशंस बना सके, बट अल्टीमेटली ये 100% अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट फ्रेंड्स। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि डिपार्टमेंट ने दो चीजें दी,
एक तो दिया AIS, एक दिया TIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एंड TIS आई थिंक टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, समथिंग लाइक दैट। फ्रेंड्स दोनों में अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो घूम फिर के सेम है, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के ग्रुपिंग में डिफरेंस है। बट फ्रेंड्स ये एक अच्छा स्टेप करा गवर्नमेंट ने कि इससे ना मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगता है। AIS में उन्होंने क्या करा फ्रेंड्स, जो ग्रुपिंग करी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि SFT के थ्रू हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली, ये सारी मिली। TDS रिटर्न्स के थ्रू कौन कौन सी मिली, ये मिली। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सेम इंफॉर्मेशन SFT के थ्रू भी आई हो, सेम इंफॉर्मेशन TDS रिटर्न्स के थ्रू भी आई हो, बट उस इंफॉर्मेशन की डबल रिपोर्टिंग है। तो AIS कैसे है, सोर्स बेसिस, SFT का सोर्स, TDS का सोर्स, फॉर्म 61 का सोर्स। फ्रेंड्स सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो आपके डिपॉजिटरी है, जहां पे डीमेट अकाउंट है, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन आई, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वहां पे ऐसा नेचर नहीं बता रखा, नेचर बता रखा है बट सेकंड स्टेज पे। TIS में क्या है फ्रेंड्स, कंपैरेटिवली AIS के कंपैरिजन में समराइज्ड है, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनकम। कि जी आपने रेंट इनकम अर्न करी है, बट रेंट इनकम की जो इंफॉर्मेशन मिली वो कहां कहां से मिली। इट मे बी थ्रू दैट लैंडलॉर्ड और एम्प्लॉयर, टेनेंट के केस में TDS, दोनों केस में पॉसिबल है फ्रेंड्स। ऐसे इमोल प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिली, TDS के थ्रू मिली, SFT के थ्रू मिली। तो मल्टीपल सोर्सेज आर पॉसिबल फॉर अ सिंगल इंफॉर्मेशन। तो TIS आपको किस रिपोर्ट में देता है, नेचर के रिपोर्ट में, कि रेंट इनकम आपने अर्न करी है, हमारे पास ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। फर्दर TIS में फ्रेंड्स जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है दैट इज आफ्टर प्रोसेसिंग, कि मान लो एक ही इंफॉर्मेशन दो जगह से आई, जैसे इमोल प्रॉपर्टी के केस में दो जगह से आई, पॉसिबल है। SFT के थ्रू भी आ रही है, TDS के थ्रू भी आ रही है, तो क्या मैंने दो प्रॉपर्टी बेची है, नो। तो फ्रेंड्स TIS में जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट विल आफ्टर प्रोसेसिंग, कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिराइव करेंगे कि अल्टीमेटली उनके हिसाब से आपका सेल प्राइस कितना होगा, एंड दैट विल बी रिपोर्टेड। जो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन होगी उसके आगे वो नील कर देंगे। तो वहां पे पहली इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरा सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड टूल्स है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन और किस चीज पे डिपेंड करेगी फ्रेंड्स, हमारे फीडबैक पे। फीडबैक देना है नहीं देना, उसके नेगेटिव पॉजिटिव्स क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेटली। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे फीडबैक देता हूं कि मेरे रेस्पेक्ट में नहीं है, या पार्शली ट्रू है, पार्शली गलत है, या इंफॉर्मेशन किसी और के रेस्पेक्ट में है, तो उस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए वो फ्रेंड्स प्रोसेस्ड वैल्यू को दोबारा से प्रोसेस करेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड डिराइव्ड वैल्यू। उसको क्या बोला जाएगा, डिराइव्ड वैल्यू। तो मेरे अपडेट देने के बेसिस पे अगर इंफॉर्मेशन में चेंज होता है तो दैट विल बी कॉल्ड डिराइव्ड वैल्यू। वो आपको टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में दिखाई देगा। फ्रेंड्स दोनों को एनालाइज करना जरूरी है। अगर मैं स्टैंड अलोन AIS को एनालाइज करता हूं तो मैं कोई रिजल्ट्स इतने इफेक्टिवली ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा बेटर रिजल्ट्स जो आपको मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, TIS से। इस चीज का ध्यान रखें फ्रेंड्स। ममता जी की क्वेरी आई है, आई हैव डिविडेंड इनकम फ्रॉम XYZ कंपनी, dividend reflecting in 26 AS is rupees 2150 and dividend reflecting in AIS is rupees 3850. Which one I should consider for ITR? ममता जी इसका मैं जवाब इनडायरेक्टली ऑलरेडी दे चुका हूं, जो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, कि ना आपको 2125 पे विश्वास करना है, ना ही 3850 पे। आपने एक्चुअली कितना रिसीव किया है सब्जेक्ट टू TDS, दैट यू हैव टू अकाउंट। आप एसएससी से बात करें, अगर एसएससी की बात कर रहे हैं, आप एसएससी खुद हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स देखें, उसको चेक करें, उसमें देखें किस कंपनी का है, उसका रिकंसिलेशन बनाएं। अब ऐसी कंपनी जिनका TDS आपको रिसीव नहीं हुआ, तो मैं इनकम टैक्स के पर्पज से देखिए, अमाउंट सब्सटेंशियल नहीं है, इतना बड़ा मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि इसका मतलब मेरे नाम से कुछ शेयर्स हैं उस कंपनी में, जिनका डिविडेंड मुझे नहीं मिल रहा, मुझे पता ही नहीं मेरे पास शेयर्स नहीं है क्या, या मेरे पास शेयर्स तो है बट उनके रिकॉर्ड्स वहां पर अपडेटेड नहीं है, जिसके कारण वो डिविडेंड मुझे रिसीव नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कंसीडर 26 AS और IAS, ये बेस है टू चेकआउट कि आपने सब कुछ डिस्प्ले कर दिया या नहीं कर। फ्रेंड्स मैं तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट मानता हूं, इनकम टैक्स रिटर्न में फायदा दे या ना दे इतना बड़ा मैटर नहीं कर।
तो फ्रेंड्स टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में ग्रुपिंग कैसे है, नेचर वाइज। जैसे भी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है, कैसे मिली जी, टीडीएस के थ्रू मिली। फ्रेंड्स एसएफटी फाइल करनी है बाय एवरी कंपनी, चाहे आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिल रहा हो, चाहे 1000 रुपए का मिल रहा हो, चाहे टीडीएस कटा है या नहीं कर रहा। फ्रेंड्स एवरी कंपनी सपोज टू फाइल एसएफटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स। दो सोर्स हो गए। अब उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और देखेगा अच्छा ये डुप्लीकेट है, उसको रिमूव करके दिखाएगा कि भाई साहब इतना डिविडेंड हमारे हिसाब से आपको मिला है, नेचर वाइज। अब जैसे इन्हीं का केस है ममता जी का, मैं वहां पे फीडबैक फाइल करता हूं जी, मुझे एक्चुअली इतने रुपए का डिविडेंड मिला है और मेरे पास इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, मैं वहां पे रिपोर्ट करता हूं। वो उसके बेसिस पे उसको रीचेक करते हैं, दे फाइंड आउट दैट एसएससी इज सेइंग राइट। तो फ्रेंड्स वो एसएससी के कहने के बेसिस पे उस डिविडेंड को 3850 से घटा के दे विल रिड्यूस इट टू 2150। तो आप टीआईएस अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वहां पे प्रोसेस्ड वैल्यू में तो 3850 दिखेगा, बट उसके बराबर में डिराइव्ड वैल्यू में अमाउंट दिखेगा 2150। I hope I'm clear with this particular aspect, friends. Feedback. फ्रेंड्स लॉ में इसकी कोई लीगल सेंसिटिव नहीं है कि मेरा फीडबैक मुझे देना ही पड़ेगा। अगर आप सेक्शन में जाते हैं, आई थिंक रूल नंबर इज 114I, तो वहां पर सिंपली यही दिया है कि डिपार्टमेंट आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। दैट मींस फीडबैक इज टोटली ऑप्शनल। फ्रेंड्स मैंडेटरी कर देते टेंशन कम हो जाती, फायदा भी हो जाता। हम भी क्लाइंट को कहते हैं कि भाई साहब देखो एक कंप्लायंस और बढ़ गया तो इसको कंसिडर करो। अब ऑप्शनल है, वी ऑल नो दैट क्लाइंट कहेगा भाई साहब ऑप्शनल है, क्या करना है छोड़ो, बट वी ऑल नो दैट वी आर प्रोफेशनल्स। हम ऑब्वियसली बात है कोई भी काम करेंगे तो परफेक्शन के साथ करेंगे, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंसिडर एआईएस। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इट इज एडवाइजेबल टू गिव द फीडबैक, मेटेरियलिटी को कंसेप्ट को देखते हुए जरूर फीडबैक दें। बट आप अगर फीडबैक नहीं भी देना चाहते तो इट्स बेटर टू मेंटेन द सब्सटेंशियल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये फ्रेंड्स बाद में हो सकता है किसी प्रकार का नोटिस आए तो आपको वो चीजें सब्सटेंशिएट करनी पड़े कि एआईएस और आपके एक्चुअल रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्यों आ रहा है। फ्रेंड्स क्या फीडबैक देने से पॉसिबल है कि असेसमेंट का रिस्क बढ़ जाए? फ्रेंड्स देखिए असेसमेंट एक अपने आप में नेगेटिव चीज नहीं है, बट प्रैक्टिकली इसको नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफर्ट्स, या तो असेसी के एफर्ट्स या प्रोफेशनल के एफर्ट्स। फ्रेंड्स एफर्ट्स को इन एनी केस देखिए कंपनसेट करना है तो मनी टर्म्स में ही होगा। अगर एज प्रोफेशनल हमें एंगेज करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चार्ज फीस फॉर द सेम। इसलिए असेसमेंट अपने आप में एक आम आदमी के लिए एक नेगेटिव वर्ड, कि असेसमेंट में केस आ गया तो दे फील नॉट हैप्पी, दे फील दैट फियर कि पता नहीं अब क्या हो। दैट इज बिकॉज ऑफ सम एटीट्यूड आल्सो, जो मुझे लगता है फेसलेस के कारण वो एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब फ्रेंड्स वहां पर देखिए रिस्क कैसे बढ़ सकता है। मैंने कहा जी ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक अथॉरिटी ने रिपोर्ट करी है, वो मेरे रेस्पेक्ट में नहीं है। जैसे ही मैं कहता हूं मेरे रेस्पेक्ट में नहीं है तो वो कहते हैं किसके रेस्पेक्ट में, उसका पैन नंबर। इफ आई हैव इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन किसी और की है तो मैं उसका पैन नंबर डाल के बता सकता हूं या मैं डिनाई कर सकता हूं। अगर मैंने किसी और का पैन डाला तो फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन वहां डिस्प्ले होगी उस पर्टिकुलर पैन के एआईएस में, एंड देन ही सपोज टू रिपोर्ट। अब वो फीडबैक में कहता है कि उसके रेस्पेक्ट में नहीं है। फ्रेंड्स अगर दोनों ने कह दिया कि हमारे रेस्पेक्ट में नहीं है तो फ्रेंड्स एआईएस के जो आप मैनुअल्स रिसोर्सेज अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसको वो हाई रिस्क कैटेगरी में ट्रांजेक्शन में डालते हैं। पॉसिबल मे बी, आई एम नॉट सेइंग दैट मैंडेटरी। तो फ्रेंड्स अगर हाई रिस्क कैटेगरी में जाता है तो मिलते जुलते वर्ड्स उन्होंने 147 148 में रीओपनिंग के केस में यूज किए हैं। तो फ्रेंड्स इट इज पॉसिबल टू वेरीफाई, दोनों को हो जाए, मेरे को भी और सामने वाले पर्सन को भी। फ्रेंड्स सबसे बड़ा लीगल सवाल, am I supposed to report or give feedback or counter information given by the third party? फ्रेंड्स रिपोर्टिंग एजेंसी ने मेरे रेस्पेक्ट में एक इंफॉर्मेशन दे दी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन? फ्रेंड्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वहां पर क्लेरिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, कोई इंटरप्रिटेशन मिस्टेक्स हो रही है, उसके बेसिस पे गलत इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो। कैन आई बी कंपेल्ड?
कि भाई साहब मैं उसको सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स देख के उसको काउंटर करूं? आई डू नॉट थिंक सो। फ्रेंड्स, मेरे से ज्यादा इतना पूछ सकते हो कि सामने वाले ने जो इंफॉर्मेशन दी आप उसको डिनाई करते हो या पार्शियली एग्री करते हो, नेट बियॉन्ड दैट। मुझे अगर नोटिस भेजिए पूछा जाता है कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दो कि ये अमाउंट 5 लाख नहीं है 4 लाख है, फ्रेंड्स दैट शुड नॉट बी द सिस्टम। सामने वाला जो मर्जी करा, हाउ शुड बी अकाउंटेबल? अगर मैं कहता हूं जी वो इंफॉर्मेशन 4 लाख है तो दैट्स द लिमिट। आपको डिपार्टमेंट शुड आस्क दैट फ्रॉम रिपोर्टिंग एजेंसी कि आपने ये 5 लाख का अमाउंट रिपोर्ट कैसे किया। Friends, how can you treat the reporting agency to be the correct in any way? अब मान लो रिपोर्टिंग एजेंसी के कारण वहां पर कहीं पर कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो जाती है और पैन नंबर मेरा डल जाता, डलना किसी और का था, कोई एक आधा अल्फाबेट नंबर ऊपर नीचे हो गया। फ्रेंड्स, मैंने अगर कोई ट्रांजैक्शन करी है तो उसको सब्सटेंशिएट करना आसान है, मैंने ट्रांजैक्शन करी नहीं उसको कैसे सब्सटेंशिएट? मान लो रजिस्ट्रार ने डाल दिया कि जी पंकज राव की ने प्रॉपर्टी बेची है, मैंने तो बेची ही नहीं, मेरे पास थी नहीं। Then how to substantiate that thing that I have not sold the property? फ्रेंड्स, को डॉक्यूमेंट दिमाग में आता है आपके टू प्रूव दैट कि आपने प्रॉपर्टी नहीं बेची? देयर इज नो वे। ना मेरे पास सेल डीड की कॉपी, ना परचेज डीड की कॉपी, ना बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन आ रही, हाउ टू सब्सटेंशिएट? मैं तो सपोर्टिंग एक तरीके से परसुएसिव एविडेंस दे सकता हूं, भाई साहब देखो मेरे नाम से टीडीएस नहीं कटा, ना मैंने कभी रेंट कमाया। तो फ्रेंड्स, आइडियली अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन डिनाई करता हूं या पार्शियली इनकरेक्ट बोलता हूं तो इंक्वायरी शुड बी मेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग एजेंसी एंड नॉट फ्रॉम मी। अगर उसको बेस बनाते हुए अगर आपको इनकम एस्केपिंग वगैरह के नोटिस आते हैं तो इन माय व्यू यू कैन वैलिडली लीगली चैलेंज दैट पर्टिकुलर नोटिस। रिलाइंग अपॉन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, हाउ कैन यू एट कॉरबोरेट मी और काउंटर मी की नहीं जी आप गलत बोल रहे हो? नो फ्रेंड्स, प्रॉपर इंक्वायरी मस्ट बी मेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन इटसेल्फ। वहां नोटिस जाने चाहिए, उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने चाहिए कि आपने पंकज रावगी के नाम से 5 लाख रुपए रिपोर्ट किए, तो पहले आप बताएं जी आपके पास 5 लाख के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसके बाद मेरे पास नोटिस आना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें। अगर बाद में इसके बेसिस पे स्क्रूटनी नोटिस आते हैं तो आई थिंक यू कैन चैलेंज इवन स्क्रूटनी नोटिस ऑल्सो। फ्रेंड्स, कंप्यूटराइज सिलेक्शन हो रहा है ठीक है, बट किसी क्राइटेरिया पे हो रहा है, उन क्राइटेरिया को आप बना के एक और जी हम तो एंश्योर कर रहे हैं, लॉ में तो एंश्योर लिखा है, नो इट्स अननेसेसरी हरासमेंट ऑफ द एसएससी। चलते हैं जी आगे। फ्रेंड्स, अब इश्यूज कहां कहां पर आएंगे दैट वी मस्ट अकाउंट फॉर, हमारे पास रिकंसिलिएशन होना चाहिए। इंटरेस्ट, फ्रेंड्स दो तरीके के इंटरेस्ट है, एक है आपका फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, दूसरा है सेविंग इंटरेस्ट। सेविंग इंटरेस्ट में देखिए तो फ्रेंड्स डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंट टैक्सेबिलिटी सिस्टम्स आर फॉलो। लाइक वन ऑफ द सिस्टम इज कि मेरे बैंक अकाउंट में जिस दिन क्रेडिट होगा उस साल की इनकम मानूंगा, काम कर किस पर्टिकुलर क्वार्टर का है डज नॉट मैटर। बहुत सारे केसेस में होता है जहां पे बैंक 1 अप्रैल को अकाउंट में क्रेडिट करता है बट वो अपनी बुक्स में 31 मार्च को मान लेते हैं। आप उनसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगोगे तो वो 1 अप्रैल वाला इंटरेस्ट उन्होंने 31 मार्च के सर्टिफिकेट में जोड़ रखा होता है। बट मैं कहता हूं जी मैं तो डेट ऑफ रिसीट के बेसिस पे टैक्स दूंगा, दैट इज ड्यूली अलाउड बाय सेक्शन 145, ड्यू और रिसीव, जो मेरा क्या कहते हैं ना एक्रूअल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट फ्रेंड्स, हो सकता है एआईएस में वो रिपोर्टेड हो, एफडी के केस में इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट आई एम फॉलोइंग कैश बेसिस कि जब एफडी का इंटरेस्ट रिसीव होगा तभी टैक्स पे करूंगा, बट वहां तो पता चला कि एक्रूअल बेसिस फॉलो हो रहा है, 31 मार्च तक का वो एक्रू करते हैं, उस पर टीडीएस भी काटते हैं और फ्रेंड्स वो रिपोर्ट होता है। तो यहां पर आपको रिकंसिलिएशन होनी चाहिए क्योंकि यहां पर मैं बैंक को गलत नहीं कह सकता अगर उसने इंटरेस्ट इस बेसिस पर रिपोर्ट किया। फ्रेंड्स, डिडक्टर ने गलत सेक्शन रिपोर्ट कर दिया एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। Let me show you particular example, friends. My own example, if I talk about. Now, friends, this is my own particular AIS and form number, AIS and TIS.
Friends, I am having one particular immutable property on which I am receiving the rent. फ्रेंड्स, डिडक्टर ने क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करते समय क्या किया, उसने 194 I ब्रैकेट बी की बजाय 194 I ब्रैकेट ए सेलेक्ट कर। फ्रेंड्स, जब मैंने अपना 26 AS देखा तो वहां पर तो आपको पता है डिडक्टर वाइज आता है, और वहां पर हम सरसरी तौर पे एक नजर डाल के देख लेते हैं किस सेक्शन में टीडीएस काटा है, काम खत्म। वो 194 I आ रहा था, ठीक है जी, पूरा टीडीएस काटा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, काम खत्म। बट जब एआईएस आया, मैंने खुद का ही देखा, तो फ्रेंड्स वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ था। ये तो हो गई आपकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स सोर्स बेसिस की एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पार्ट B1। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो टीडीएस और टीसीएस के थ्रू आई, यहां पर देखो आपका टीडीएस टीसीएस दे रखा था। ये आपका टीआईएस, दिस इज इंफॉर्मेशन किस बेसिस पे, नेचर ऑफ इनकम। जब मैंने ये देखा तो मैं हिल गया, मैंने कहा रेंट रिसीव्ड, ये तो समझ में आता है, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आई हैव नो प्लांट एंड मशीनरी व्हिच आई हैव लेट आउट। देन आई गॉट सस्पिशियस। तो फ्रेंड्स डिटेल में चेक करा तो पता चला कि वहां पर सामने वाले ने क्या किया था, 194 IA सेलेक्ट कर दिया था, जिसके बेसिस पे ये गड़बड़ हुई। ये देखिए, अब फ्रेंड्स इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बट वी ऑल नो कि बाद में कई बार 143(1) में नोटिस या स्क्रूटिनी में आता है कि भाई साहब आपका तो टीडीएस कटा है प्लांट एंड मशीनरी पे, बट आप प्लांट एंड मशीनरी का रेंट तो दिखाई नहीं रहे। देन वी नीड टू एक्सप्लेन कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी का है, सामने वाले ने गलती कर दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, फीडबैक में बोलूं सेक्शन गलत हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ये कि मैं डिडक्टर को अप्रोच करूं और उससे बोलूं कि आप क्वार्टरली स्टेटमेंट क्या कर दो, रिवाइज कर। फ्रेंड्स, इन माय केस द डिडक्टर हैज रिवाइज्ड द क्वार्टरली स्टेटमेंट, और 26 AS में देखता हूं तो ये परफेक्टली डिस्क्लोज हो रहा है, इवन ऑन 24 नवंबर, जिस दिन का ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है AIS TIS। तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा, ये TIS का बहुत बड़ा फायदा है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, नेचर ऑफ इनकम। डिपार्टमेंट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर पॉसिबल है, इस चीज का भी ध्यान रखें कि क्लाइंट को भी एजुकेट करें कि भाई साहब अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो तो आपका जो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है वो पहले पेज पे लिखा होना चाहिए, जिससे कि रजिस्ट्रार के यहां से भी जो रिपोर्टिंग हो वो अपने आप में गलत नहीं। फ्रेंड्स, आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा, बट हो सकता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एग्रीकल्चर लैंड हो, रजिस्ट्री भी एग्रीकल्चर लैंड के केस में हो। तो फ्रेंड्स AIS में देखोगे तो वहां पर लिखा आता है सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इसका मतलब रजिस्ट्रार से ये भी इंफॉर्मेशन डिमांड की जा रही है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन हुई उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप उस प्रॉपर्टी के सेल के अगेंस्ट सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड के रिपोर्ट रूप में रिपोर्टेड है तो नोटिस आर पॉसिबल कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिले। फ्रेंड्स, अगर आप AIS से रिलेटेड जो रिसोर्सेज पोर्टल पे अवेलेबल है उसको पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि मान लो मैंने एक ऐसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करी जहां पर मुझे पैन नंबर देना था, बट मेरे पास उस समय पैन नंबर अवेलेबल नहीं था, मैंने फॉर्म नंबर 60 भर दिया। उस फॉर्म नंबर 60 के बेसिस पे वो पर्टिकुलर पर्सन फॉर्म नंबर 61 डिपार्टमेंट के पास फाइल करता है, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज में लिखा है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करके पैन नंबर जनरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होंगी वो पैन के बेसिस पे होंगी, अगर पैन नंबर नहीं है तो इन्फॉर्मेशन जाएगी कहां। अब पता चला मेरे पास ऑलरेडी पैन है और वहां पर दूसरा पैन नंबर जनरेट हो गया, नाउ हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। फ्रेंड्स, आई कैन नॉट हैव डुप्लीकेट पैन, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। फ्रेंड्स, अब ये डिपेंड करता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड टूल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि जिससे कि वो डुप्लीकेट पैन जनरेट ना कर दे। अगर ऑलरेडी एसएससी का कोई पैन है तो वो ही पैन नंबर डिस्प्ले। मैंने अगर फॉर्म 60 भरते समय आधार कार्ड का नंबर दे दिया तो आई डू नॉट थिंक सो दैट डुप्लीकेसी इशू विल बी देयर, बट मैंने DL नंबर दे दिया, वोटर ID नंबर दे दिया, पैन कार्ड में मेरा जो डाटा है उसमें कुछ चीजें डिफर कर रही हैं, इश्यूज आ सकते हैं। It's possible. That is quite possible, friends. I will tell you a particular issue which I have faced, friends, around 2 or 3 years back, or maybe 4 years back. Friends, I have twin daughters.
एक का नाम डायरेक्ट टैक्स, दूसरे का नाम इनडायरेक्ट टैक्स। लोग यही बोलते हैं, कहते यही होने वाला है आपके घर में। तो मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, जो उनकी मर्जी है वही करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक का नाम वंशिका और दूसरे का नाम वनिका। एंड फ्रेंड्स, आई अप्लाइड पैन फॉर बोथ द डॉटर्स। मेरे पास उनका आधार कार्ड भी था, पासपोर्ट भी था जब मैंने पैन अप्लाई, बर्थ सर्टिफिकेट भी था, और मैंने दोनों का पैन कार्ड अप्लाई किया। फ्रेंड्स, वनिका सरावगी का पैन कार्ड 10 to 15 डेज में अलॉट। वंशिका सरावगी केस में 2 महीने बाद मेरे पास लेटर आया कि जी आप डुप्लीकेट पैन अप्लाई कर रहे हो, इस नाम पे ऑलरेडी आपको ये वाला पैन नंबर अलॉट हो चुका है। फ्रेंड्स, पैन नंबर लिखा हुआ था, वंशिका सरावगी के नाम से लेटर था, केयर ऑफ पंकज सरावगी, और नीचे जो डुप्लीकेट पैन कह रहे थे कि आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें वनिका सरावगी का पैन नंबर लिखा। फ्रेंड्स, पहले यही होता था, जो जेन्युइन पर्सन नहीं होते थे तो डुप्लीकेट पैन में क्या करते थे, एक आधा अल्फाबेट ऊपर नीचे। और वनिका और वंशिका में देखूं तो एक एसएच एक्स्ट्रा लगा हुआ है, फादर्स नेम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, एड्रेस सेम है, तो मेरे हिसाब से वो कंप्यूटर भी गलत नहीं है जिसने ये आइडेंटिफाई किया। फ्रेंड्स, इतना तो सेफगार्ड रखना ही पड़ेगा। और होता क्या था, प्रैक्टिकली यही डिफरेंस होते थे। फ्रेंड्स, इट टुक मी 2 years to explain to the income tax department that I have twin daughters। मैंने डुप्लीकेट एप्लीकेशन नहीं दी है। 1 साल तक फॉलोअप किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, जब मेजर हो जाएंगे तब देखूंगा मैंने पैन नंबर का करना क्या। फ्रेंड्स, मैंने उनकी कंबाइंड फोटो अपलोड करी पोर्टल के ऊपर, दोनों के आधार कार्ड अपलोड करे, सारी डिटेल्स अपलोड करी, कोई एक्शन ही नहीं है। बार बार रिजेक्शन की नहीं थी। 1 साल बाद छोड़ दिया, फिर 1 साल तक पेंडिंग पड़ी थी, दूसरे साल बाद ऑटोमेटिकली पैन कार्ड आ गया। अब हो सकता है फ्रेंड्स, ऑटोमेटेड टूल्स के कारण जब भी वो डॉटर्स कोई पैन में करेक्शन करवाने जाएंगी, तो फ्रेंड्स जब भी पैन में करेक्शन होती है तो ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू चेक किया जाता है कि पैन डुप्लीकेट है या नहीं है। पता चला फिर से आ गया लेटर कि भाई साहब आपने तो डुप्लीकेट पैन ले रखा है। तो अगर डुप्लीकेट पैन फ्रेंड्स इस तरीके से इशू हो गए और ऑटोमेटेड टूल्स अगर स्ट्रांग नहीं हुए तो हम सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देन इट इज हाईली एडवाइजेबल कि हम उन सेक्शंस को क्लियरली पढ़े, रूल्स को, जहां जहां पर पैन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, और विदाउट एनी फियर हम पैन नंबर रिपोर्ट करें इंस्टेड ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फ्रेंड्स, होटल में अगर आप 50,000 से ज्यादा की पेमेंट करते हैं और अगर आपने वहां पर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करा, दैट होटल इज सपोज टू रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू फॉर्म नंबर 61। फ्रेंड्स, आप पैन नंबर नहीं देते, वो आपसे फॉर्म 60 नहीं मांगते। लीगली दे हैव टू आस्क द फॉर्म 60, बट होता क्या, आपसे और कोई आईडी प्रूफ ले लिया, आईडी प्रूफ में आपकी सारी डिटेल्स आ रही है, एंड व्हाट आई बिलीव कि वो क्या करते होंगे, खुद ही फॉर्म 60 भरते होंगे और उसके बेसिस पे फॉर्म 61 भर दिया, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन हर जगह प्रोवाइड। फ्रेंड्स, समय आ चुका है, अब सिक्योरिटीज में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एआईएस में जितनी भी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हो उसके आगे लिखा होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। बट मेरा तो बिजनेस है, मैं तो कुछ भी कैपिटल नेट में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, जब आईटीआर भरते समय आप बिजनेस कोड सिलेक्ट करें तो केयरफुली सिलेक्ट करें इन रिलेशन टू बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, उससे रिलेटेड जो कोड है वो सिलेक्ट करें, अदरवाइज अगेन देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ द नोटिस। अगली प्रॉब्लम क्या आ रही है फ्रेंड्स, एआईएस के अंदर आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है कि आपका प्रॉफिट भी कितना, बट वो प्रॉफिट कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फीफो एक्सक्लूडिंग योर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। बट जो फीफो लगेगा, चाहे ऑफ मार्केट हो चाहे ऑनलाइन हो, फ्रेंड्स दोनों को मिलाते हुए फीफो लगेगा कैपिटल गेन हेड के अंदर, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एआईएस में जो इनकम है और जो आपकी एक्चुअल इनकम है वो डिफर करती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को भी आपको रिकंसाइल करना चाहिए। इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आपने जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करी, आपके पास पूरा चार्ट होना चाहिए। ओपनिंग मेरे पास ये है, इतनी परचेजेस करी इस तारीख को, ये सेल करी इस तारीख को, और ये मेरा डिफरेंशियल प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरे को लगता है बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। रीजन भी, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जितने डीमेट अकाउंट खुले हैं, जितनी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन हुई है, उतनी कभी भी। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के अंदर हर कोई घर बैठा था, मैक्सिमम बिजनेस बंद थे, तो सबको एक ही समझ में आया, चलो भाई साहब शेयर मार्केट में चलो, जिसको देखो शेयर मार्केट में, जिसको देखो। और फ्रेंड्स, रिपोर्ट भी आई थी, मोर देन 1 crore डीमेट अकाउंट हैव बीन ओपन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। फ्रेंड्स, बहुत सारे एसएससी तो बता भी नहीं रहे कि शेयर मार्केट किया था। नया खाता, नया डीमेट अकाउंट, पता क्या चलेगा।
फ्रेंड्स ये तो एआईएस आने के बाद पता चल रहा है, वी हैव फेस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। भाई साहब आप तो कह रहे हो सैलरी कमाते हो और एफडी है और आपके पास अदर सोर्सेज इंटरेस्ट है, बस और कुछ है ही नहीं। और ये देखो आपने शेयर मार्केट में 4 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर रखी है। अच्छा है, हाँ 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 भाई साहब करी तो थी और उसमें घाटा हो गया, आप क्या बताते आप भाई साहब, घाटा हुआ या प्रॉफिट हुआ? आईटीआर में तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर ऑटोमेटेड टूल्स लगाते हैं तो देयर कुड बी इशूज, बट मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स शायद इसी कारण से इन्होंने इस साल निकाला है, शायद इसको इतना बड़ा बेस नहीं बनाए, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई एम डैम श्योर कि इस एआईएस को एक बेस बनाया जाएगा, इसके अंदर जो इश्यूज आएंगे उनको सुधारा भी जाएगा, बट लॉन्ग रन के अंदर दिस इज गोइंग टू गिव बेनिफिट। दैट वी हैव इनडायरेक्टली डिस्कस फ्रेंड्स। एआईएसटीएस क्या है? 26 AS प्लस समथिंग एल्स। 26 AS वी ऑल नो क्या क्या रिपोर्ट होता है, बट 26 AS की कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एआईएस में नहीं आती। बेस्ट एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट जीएसटीआर के बेसिस पे आपका टर्नओवर कितना मंथली, वो एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जो मैंने चेक किया है, बट आपके 26 AS में आ रहा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें अभी से बहुत सारी चीजें आपको दिख नहीं रही होंगी। दिस इज द लिस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि ये सारी इंफॉर्मेशन एआईएस में है या होंगी। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा बजट स्पीच के अंदर या पीछे कहीं से एक आई थी इंफॉर्मेशन कि अगर आप बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर पे कर रहे हो या 2 लाख से ऊपर, आप अगर स्कूल एजुकेशन फीस पे कर रहे हो 1 लाख से ऊपर, तो हमारे पास सब इंफॉर्मेशन होगी। फ्रेंड्स अभी तक वो इंफॉर्मेशन ऑफिशियली मांगी नहीं गई है थ्रू द लॉ स्कूल से, बट देर आर गुड चांसेस कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इंफॉर्मेशन द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम द स्कूल्स ऑफिशियली। फ्रेंड्स देर आर गुड चांसेस कि एसएफटी के डाटाबेस में, एसएफटी के प्रोविजंस में हो सकता है अमेंडमेंट आ जाए इन द नियर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी। एज ऑन डेट देर आर 50 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज शेयर्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू अस थ्रू एआईएस। ये एक लिस्ट दी है फ्रेंड्स इन ब्रीफ कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेजर सोर्सेज टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स। Friends, I will share this particular PPT through North Campus CP Study Circle, and friends, you can go through that. Although ये पूरी लिस्ट अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट जो भी आपका एआई से रिलेटेड पोर्टल है वहां से भी अगर आप रिसोर्सेज डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स कैश पेमेंट, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट्स, ये इंफॉर्मेशन भी। फ्रेंड्स एआईएस देख के पता है क्या हुआ? देखो लॉ पढ़ने की आदत है, अब बार बार सवाल आते हैं सर एआईएस में इनकम है तो क्या उस पर टैक्स दे दे? श्रीनिवास राव जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर दें। प्लीज एनोटेट कि आप मेरे से रिक्वेस्ट नहीं लें। फ्रेंड्स अब लॉ पढ़ते हैं, अब लोगों की क्वेरीज आएंगी ए इसका मतलब इनकम मान ले। मैंने कहा जी ऐसे तो देखो, आप लॉ पढ़ते हो तो अल्टीमेटली किस पे जाना है? एक्चुअल फैक्ट्स पे जाना है। मैं फ्रेंड्स ऐसे और नॉट रिलेटेड टू दैट, बट फ्रेंड्स कहीं पर ना एक मैरिज इन्विटेशन आया, दिस इज जोक काइंड ऑफ, और उसमें लिखा हुआ था योर प्रेजेंस इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। बहुत बढ़िया बात लिखी। इनडायरेक्टली देखिए इनका पर्पस तो ये था कि जी आप गिफ्ट लेके नहीं आए, आप खुद ही आए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक गिफ्ट होगा। और वही आदत है जब आप लॉ पढ़ते हो और लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हो तो आगे दूसरी लाइन लिखी हुई थी, वी डू नॉट वांट एनी गिफ्ट्स एट द मैरिज। और उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि हमें मैरिज में गिफ्ट नहीं चाहिए, अगर पहली लाइन से अर्थ समझ में नहीं आया तो दूसरी लाइन से समझ में आ जाए। बट एज ए लॉ पर्सन जब मैंने पढ़ा तो इस पे बार 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 मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, आई एम नॉट मेकिंग प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। मेरे दिमाग में अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन आई कि सामने वाले भाई साहब कह रहे हैं मैरिज में आना ही नहीं है, मैरिज में आना ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपकी प्रेजेंस गिफ्ट के समान है और हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, और हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर ये सीए कम्युनिटी में कोई मैरिज इनविटेशन आ गया तो यही इंटरप्रिटेशन बनने वाली है कि भाई साहब ने क्लियरली कहा है इनविटेशन भेजा है मगर शादी में मत आना।
फ्रेंड्स मुझे लगता है जिस हिसाब से ये एआईएस का स्कोप है और आगे बढ़ने वाला है, तो आगे जाके एआईएस के ऊपर एक लाइन लिखी होगी, कौन लिखेगा वो आपको पता है, वी नो यू बेटर देन योर स्पाउस। फ्रेंड्स पहले जब मैं पीपीटी में लाइन लिखने लगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा था बेटर देन यू, वी नो यू बेटर देन यू। फिर मैंने कहा हमसे ज्यादा हमें कौन जानता है, स्पाउस। तो आगे स्लोगन यही आएगा, वी नो यू बेटर देन योर स्पाउस। उसको इतना नहीं पता जितना हमें पता आप कितने बजे कहां बैठे हो। फ्रेंड्स समय आ चुका है जहां पे डिपार्टमेंट को ये पता है कि आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी क्या कर। फ्रेंड्स इतना डाटा कोलेक्ट सिर्फ उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे उसको एनालाइज करना है, दैट्स ऑल। डाटाबेस तो है। फ्रेंड्स आईपी एड्रेस हर जगह जा रहा है, आपका हर चीज में जा रहा है आईपी एड्रेस। फ्रेंड्स एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क रिगार्डिंग एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स दैट क्रिटिकल इश्यूज इन आईटीआर। कोई भी आपका डाउट और क्वेरी हो जो आप पूछना चाहते हो। So now I have allowed participants to unmute themselves. जिसको भी क्वेरी पूछनी है प्लीज अनम्यूट करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं। सर मैं सीए मोहित गुप्ता हूँ। हाँ जी। जैसे सर ये कई बार कई क्लाइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है सर कि जैसे प्रॉपर्टी बेची है आपने 80 लाख की, दो बंदों को 40-40 लाख की, बट उन्होंने जो अपना 26 क्यूबी भरा है सर, वो हाँ जी। उन्होंने 80 लैक्स का भर दिया है। तो टोटल ट्रांजेक्शन 180 करके शो हो रही है सर। है। तो इसका सर हम कैसे क्या फीडबैक भरे सर? तो वो टीडीएस भी काट रहे हैं मतलब आपके हिसाब से? हाँ सर, हाँ। तो टीडीएस तो आपका 40-40 लाख के हिसाब से कटा होगा। देखिए टीडीएस डिडक्ट होना तो नहीं होना था, एक अलग डिस्प्यूट है, उस पर हम हाँ, डिस्कशन वो नहीं कोई कर बात रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमारा काटा, लेकिन हमें पता था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 40-40 से काटेंगे सर। उन्होंने क्या टीडीएस डबल काट दिया इनडायरेक्टली, आप ये कहना नहीं चाहते सर, टीडीएस 40-40 से ही काटा है, लेकिन ट्रांजेक्शन डबल शो हो रही है सर। हैं? तो उसके अंदर यही है, देखिए उसको तो मेरे को नहीं लगता वो रिवाइज भी कर पाएंगे, वहां पे इतने हाँ स्कोप जी, नहीं है 26 क्यूबी को रिवाइज करने के। हाँ तो जी, पहली बात तो देखिए उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके लिए कम है। हाँ उनके जी। लिए तो वहीं पे मेरे ख्याल से नोटिस आ गया होगा कि जी आप टीडीएस कम जमा करा रहे हो। हम्म, कह नहीं जैसे सकते वहां सर। पर तो रेट अपने आप लेता है, मेरे ख्याल से टीडीएस का अमाउंट भी अपने आप ही लेता है। उन्होंने सर ना असल में ना 26 क्यूबी के ना लास्ट में कॉलम है सर, योर जी आपकी आवाज चली गई है, हो रही है। क्या कह रहे हैं राजीव जी? आई थिंक देयर इज सम इशू विद द राजीव जी। मैं अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो इसमें मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखें सेल डीड से रिलेटेड, और आप रिटर्न फाइल करें वो 40-40 लाख के बेसिस पे ही करें। कल को वहां से कोई आपको अगर नोटिस आता है तो यू कैन सब्सटेंशिएट विद द डॉक्यूमेंट्स, और कोई ऑप्शन नहीं है इस समय। आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उससे इजीली सब्सटेंशिएट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता उसके कारण कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अभी फिलहाल एक फीडबैक भर दें सर, एक। हाँ सर, फीडबैक भरना चाहें तो भर दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका अच्छा, 26 में देखिए टीडीएस 40 लाख पे ही आ रहा होगा। हाँ 40 पर ही है सर। तो हाँ, सर वो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और इवन मुझे अच्छा। लगता है अगर आप फीडबैक दे भी दोगे, सर हम्म, 26 क्यूबी के बेसिस पे अलग से इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है इसमें, या एसएफटी में आया 80 लाख? नहीं एआईएस में सर। एआईएस में 80 लाख फिर वो तो टीडीएस की इन्फॉर्मेशन मे बी पॉसिबल। आप फीडबैक दे दो, आई थिंक दैट विल बी करेक्टेड इन द फीडबैक इटसेल्फ, उसके बेसिस पे हो जाएगा। और ये काफी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है सर, जहां पर भी को बोरोवर्स था ना सर, वहां पर ये फॉर्म भरने में लोगों से इंटरप्रिटेशन की गलती हुई है बायर्स से। ओके 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 ओके। हाँ, हाँ, अब वो 26 क्यू भी पढ़ेंगे ना सर, उसकी लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है लास्ट में। सर है वो प्रॉब्लम शेयरिंग आती है, टोटल। वो मैं आपकी बात समझ गया। तो सर अब यही चीजें देखिए धीरे हाँ, धीरे हाँ, इंप्रूव होंगी। हाँ जी। हाँ गवर्नमेंट को भी समझ में आएगा कि कहाँ लोगों से गलती हो रही है और एट लार्ज हो रही है, तो गवर्नमेंट भी देखिए उस चीज को ठीक करेंगी, जिससे आगे प्रॉब्लम्स नहीं है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है 2 से 3 साल में ना हर चीज का एसओपी आ जाएगा, हाँ, हाँ। तो उससे बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स देखिए टाइमिंग कोई भी चेंज आता है, बदलाव आता है, प्रॉब्लम आती है, बट डाउन द हम्म, लेन इट्स गुड फॉर ऑल। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। एनी अदर फ्रेंड्स, किन्हीं की कोई डाउट और क्वेरी? मोहित जी आगे फिर चले दूसरे टॉपिक पे।
हाँ जी सर प्लीज, एक क्वेरी है सर, एक क्वेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, मैं बसंत पोदार बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार बसंत जी। हाँ नमस्ते सर। ये एसएफटी के बारे में थोड़ा बताइए, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है और किस किस को फाइल करना होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे अच्छा। आप थोड़ा? सर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी तो आपका सेक्शन 285 बीए रेड विद रूल नंबर 114 कैपिटली। अच्छा। तो 114 कैपिटली पे बेसिकली पूरा चार्ट दिया हुआ है हाँ कि इन ट्रांजैक्शन के केस में इन रिपोर्टिंग पर्सन को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जिसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करवाते हैं, हाँ जी, करंट अकाउंट है आपने पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा जमा कराया, 50 लाख से ज्यादा विड्रॉ किया, तो हाँ बैंक इज सपोज टू रिपोर्ट दोज इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें बैंक को रिपोर्ट करना, आपको नहीं करना। ठीक है। आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसकी कैश पेमेंट कर दी क्रेडिट कार्ड की 1 लाख से ज्यादा, या आपने पूरे साल में क्रेडिट कार्ड यूज किया 10 लाख से ज्यादा, तो जी। अगेन क्रेडिट कार्ड इशूइंग एजेंसी मे बी बैंक और वट एवर, उसको रिपोर्ट करना है। ये कंपनी के अभी आपने पूछा, जैसे हमारी कोई कंपनी कंपनी के बिहाफ पे कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है, हाँ हाँ, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है, उसका मेरे को क्वांटम ध्यान नहीं है, शायद 5 लाख रुपए है। अच्छा अच्छा। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो गया। कंपनी के हाँ, केस में अगर म्यूचुअल फंड इशू करती है तो म्यूचुअल फंड के केस में हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। डिबेंचर्स के केस में अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, मगर वो जी। फ्रेश इशू के केस में है। अच्छा अच्छा। डिविडेंड हो गया, उसके केस में जाएगा। जी सर, हाँ जी। थैंक यू सर। बाकी आप उन सेक्शन को गो थ्रू करेंगे तो रिपोर्टिंग एजेंसी राइट साइड में उन्होंने लिख रखा है टेबल के अंदर। हाँ तो हाँ उसमें अगर अदर देन मतलब रजिस्ट्रार छोड़ दो, बैंक छोड़ दो, जो कि एट लार्ज एप्लीकेबल नहीं है, तो हाँ, बाकी कंपनी के केस में यही है मेनली। अच्छा अच्छा। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलते हैं फ्रेंड्स, क्रिटिकल इश्यूज इन आईटीआर। फ्रेंड्स फॉर्म्स वी ऑल नो। एक पर्टिकुलर मेरे पास क्वेरी आई थी सेमिनार स्टार्ट होने से पहले, तो वो मैं ब्रीफली बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि एलिजिबल है आईटीआर 1 के लिए, दैट मींस ही इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन, तो उन्होंने कहा जी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया। ठीक है जी, टैक्सेबल कर दिया। कंपनी इज नॉट सपोज टू पे एनी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन द सेम। तो अगर डिविडेंड इनकम है तो क्या फिर भी आईटीआर 1 भरा जा सकता है, या उस पर्टिकुलर केस में उस एसएससी को आईटीआर 2 भरना पड़ेगा, एज्यूमिंग आईटीआर 1 से रिलेटेड वो बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। देयर इज नो सेल ऑफ सिक्योरिटीज एट ऑल ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेंड्स ये क्वेरी बहुत लार्ज पे आ रही है, लार्ज स्केल के ऊपर, कि डिविडेंड के केस में क्या आईटीआर 2 भरें? नो फ्रेंड्स, आईटीआर 1 अगर अदर सोर्सेज में इनकम है अदर देन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा, और प्लस और भी है कि आप कोई खर्चा क्लेम नहीं कर रहे अदर देन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, तो उस पर्टिकुलर केस में यू आर एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1। और फ्रेंड्स डिविडेंड के केस में गवर्नमेंट ने सेक्शन 234C अमेंड करके आपको एडवांस टैक्स में भी रिलैक्सेशन दिया है कि डिविडेंड पे एडवांस टैक्स तभी पे करना जब वो आपकी डिविडेंड आपने रिसीव कर लिया, उससे पहले की ड्यू डेट्स पे आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। तो जैसे कैपिटल गेन के शेड्यूल में अगर आपने देखा हो तो वो ब्रेकअप मांगता आईटीआर फॉर्म कि 15 जून तक कैपिटल गेन कितना, 16 जून से 15 सितंबर अकॉर्डिंगली ब्रेकअप मांगता है। सेम ब्रेकअप आपसे एक्सपेक्ट किया गया है डिविडेंड के केस में। और फ्रेंड्स आईटीआर 1 के अंदर उन्होंने क्वार्टरली ब्रेकअप के कॉलम्स डाल दिए हैं, तो वो उसको ध्यान रखेगा जब एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो डिविडेंड इनकम के कारण आपको आईटीआर फॉर्म डिफरेंट ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर आईटीआर 1। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते समय आती है प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टीडीएस। एक पर्टिकुलर अमाउंट है टीडीएस का अलॉन्ग विद इनकम 26 एएस में अपीयर हो रहा है, बट देयर आर टू सिचुएशन कि मुझे यही नहीं पता डिडक्टर है कौन, वहां पे टैन नंबर आ, टैन नंबर के बेसिस पे आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट कि उस टैन नंबर का होल्डर, बट होल्डर पता चल गया हाउ टू अप्रोच, मैं जानता ही नहीं कोई इंडिविजुअल है, दैट्स ऑल। दूसरी पॉसिबिलिटी, मेरे अनुसार मेरी इनकम 2 लाख रुपए, 2 लाख पे 20,000 का टीडीएस होना चाहिए, बट 26 ईयर्स में वो अमाउंट 2,40,000 आ रहा और टीडीएस 24,000 रुपया। क्या मैं इनकम 2,40,000 डिस्प्ले करूं? नो फ्रेंड्स, मेरी इनकम ही 2 लाख है, व्हाई शुड आई डिस्प्ले, व्हाई शुड आई डिस्क्लोज 2,40,000?
क्या मैं टीडीएस 24,000 क्लेम करूंगा? नो फ्रेंड्स, आई एम एलिजिबल टू क्लेम ओनली 20,000। 4,000 का टीडीएस मेरा नहीं है, 40,000 की इनकम मेरी नहीं है। व्हाट टू डू? क्या करो इस पर्टिकुलर टीडीएस का? अगर आपने ये टीडीएस आईटीआर फिल करते समय डिस्क्लोज नहीं किया, मुझे नहीं पता डिडक्टर कौन, मैंने कहा जी मैं इस टीडीएस को क्लेम ही नहीं करूंगा, मैंने टीडीएस का चार्ट भरते समय मैंने उस टीडीएस को डिस्क्लोज ही नहीं किया, या एक्सेस टीडीएस आ रहा है, एक्सेस अमाउंट आ रहा है, मैंने कहा जी मेरा तो 2 लाख है, मैंने 2 लाख डिस्प्ले करके 20,000 क्लेम करा, 4,000 को मैंने फॉरगो कर दिया। फ्रेंड्स, आई कैन नॉट मेक कमेंट कि सिर्फ इस बेसिस के कारण नोटिस आ जाएगा, बट आई हैव सीन द केसेस जहां पे जब स्क्रूटनी के नोटिस आए, तो स्क्रूटनी के नोटिस में वन ऑफ द रीजन, फ्रेंड्स स्टैंड अलोन रीजन तो नहीं देखा मैंने, देखिए जितना मेरा एक्सपोजर है वहां पे मैंने स्टैंड अलोन बेसिस ऑफ कंफर्ट नहीं देखा स्क्रूटनी का नोटिस भेजते समय कि आपके टीडीएस के हिसाब से इनकम ज्यादा है और आपके पीएनएल के हिसाब से इनकम कम है। बट वन ऑफ द रीजन आई हैव सीन कि 26 एएस के हिसाब से आपकी इनकम ज्यादा है और आपके पीएनएल अकाउंट या व्हाटएवर जो आप इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो उसके हिसाब से इनकम कम है। एंड इट मे बी पॉसिबल कि अगर सब्सटेंशियल डिफरेंस हो तो शायद स्टैंड अलोन इस रीजन के बेसिस पे भी नोटिस इशू हो जाए। Now what to do in this particular case? क्या करूं मैं? फ्रेंड्स देखिए क्या होता है अगर आपने आईटीआर के अंदर कोई पर्टिकुलर टीडीएस अगर शो ही नहीं और मान लो डाउन द लेन, लाइक फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 months देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेकंड केस के अंदर आपका डिडक्टर से डिस्कशन हुआ। नाउ देयर आर द पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटी? कि वो 40,000 की इनकम और उस पर 4,000 का टीडीएस क्वार्टरली स्टेटमेंट को रिवाइज करके नेक्स्ट ईयर लीजिए। आपकी रेगुलर डीलिंग है, आपने कहा नेक्स्ट ईयर ले गया, बहुत बढ़िया, काम खत्म, चलो नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, मेरी रेगुलर डीलिंग होती, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसने कहा जी मेरे से गलती रहेगी, रिकरिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, उसने क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज करी और क्या कहा कि मैं इनकम आपकी 2 लाख कर देता हूं मगर मैं टीडीएस कितना रखूंगा? 24,000। भाई साहब मैं आपके नाम से टीडीएस जमा करवा चुका, मैं इस 4,000 को किसी और के लिए भी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं तो एक काम कर सकता हूं, क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज करके इसको 2 लाख कर। अगर आपने क्वार्टरली इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अगर आपने टीडीएस ये वाला शो ही नहीं करा, विल बी एबल टू फाइल रेक्टिफिकेशन एट द लेटर स्टेज? फ्रेंड्स अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम बाकी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करना रह गया तो फ्रेंड्स रेक्टिफिकेशन की जो विंडो ओपन होती है वो जनरली तभी ओपन होती है व्हेन देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी किसमें? आईटीआर वर्सेस 143। फ्रेंड्स नए पोर्टल पे अभी इस चीज को पूरा चेक करना, अभी इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया कि हर एंगल चेक हो जाए, बट कुछ केसेस में मैंने देखा है कि ये मेरे को रेक्टिफिकेशन डालने का ऑप्शन ही कब मिलता है? When there is a discrepancy in ITR filed versus 143(1), अगर दोनों 100% सेम है तो रेक्टिफिकेशन की विंडो ही ओपन नहीं। मैं वहां पे टैक्स क्रेडिट की इंफॉर्मेशन दोबारा से कैसे डालूं? फ्रेंड दैट इज द प्रॉब्लम। सेम वे पता चलता है कि डिडक्टर ने जो टीडीएस काटना था वो अगले साल मेरी ट्रांजैक्शन चालू हुई है और अगले साल मेरे को नहीं पता ये 10 नंबर उसका था क्या। अब मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया, डिडक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ सम रीजंस। क्या अगले साल की आईटीआर में क्लेम कर पाओगे? नो फ्रेंड्स, अगर क्लेम कर भी लोगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। अननेसेसरी यू हैव टू अप्रोच द जुरिडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर कि भाई साहब ये मेरा टीडीएस है, इस प्रॉब्लम को आप 154 में रिजॉल्व करें। In my opinion, friends, in particular cases, instead of not showing this particular TDS in ITR, is better to show it to be carry forward. आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके दिखा दें, आप डिस्क्लोज करें जो 26 एयर्स में टीडीएस आ रहा है, बट डिफरेंशियल अमाउंट्स को आप कैरी फॉरवर्ड कर दें। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये टीडीएस इसी साल का था, तो आपको बाद में जाके क्या करना है? टैक्स डाटा करेक्शन मिसमैच का ऑप्शन लेना है और उसके अंदर आपको ये अमाउंट दिखाना है। दूसरी पॉसिबिलिटी, सामने वाले ने क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज कर दी, आपका ये टीडीएस अब 26 एएस से गायब हो,
आपने तो क्लेम भी नहीं करा, आई डू नॉट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, कोई रिप्रोसेसिंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, पता चला रिजॉल्व हुआ, आपको क्लेम ही अगले साल करना है, कर लेना। चौथी पॉसिबिलिटी, अभी भी अनसॉल्व पड़ा है, पता ही नहीं क्या होना है क्या नहीं, अगले साल में भी उसको कैरी फॉरवर्ड दिखा के फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। बट फ्रेंड्स डोंट लीव इट ब्लैंक। उससे देखिए एक तो फायदा ये होगा कि अननेसेसरी के स्क्रूटनी के केसेस नहीं आए, अननेसेसरी इसको बेस नहीं बनाया जाए। एंड फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज सीम्स टू बी लॉजिकल आल्सो। भाई साहब आज नहीं पता क्या है, बट कल को तो अपडेट हो सकता है ना, अगले साल का हो किसका हो वो तो चीज उससे बात होगी तो पता चलेगा। मैं अभी डिनाई नहीं कर रहा, बट इस साल से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूं इस साल से रिलेटेड नहीं। फ्रेंड्स अब एक पर्टिकुलर केस आता है कि मुझे पता है मेरी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, बट 26 ईयर्स में शो नहीं हो रहा, क्या करूं? फ्रेंड्स आई हैव सीन द केसेस जहां पे कुछ एसएससी, शायद हो सकता है वो खुद फाइल करते हो, प्रोफेशनल लेवल पे मुझे ही नहीं लगता कि ऐसी गलती हो। वो क्या करते हैं, जो 26 ईयर्स में अमाउंट आता है बस उसको दिखाते हैं और काम खत्म। फ्रेंड्स अगर मेरे पास ये अपडेट है कि मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है बट 26 ईयर्स में नहीं आ रहा, फ्रेंड्स इज हाईली एडवाइजेबल कि आप उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय मैनुअल एंट्री करके क्लेम करें। अगर आपने रिटर्न भरते समय उसको क्लेम नहीं करा और बाद में आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई, रिवाइज रिटर्न का टाइम चला गया और बाद में अगर उस डिडक्टर ने टीडीएस जमा करवा के क्वार्टरली स्टेटमेंट में दिखा दिया आपके 26 ईयर्स में दिखाई दे रहा है, फ्रेंड्स यू हैव नो ऑप्शन टू क्लेम दैट पर्टिकुलर टीडीएस। फ्रेंड्स आप रीप्रोसेस नहीं डाल पाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिकली तो 26 एएस के टीडीएस का एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। यू मे हैव टू अप्रोच जुडिशनल इनकम टैक्स ऑफिसर मैनुअली, और मैनुअली अप्रोच करने में वी ऑल नो द एफर्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स इफ यू हैव बिलीव कि हाँ टीडीएस कटा है तो आप मैनुअल एंट्री करके उसको क्लेम कर ले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग में क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपने नहीं क्लेम किया तो भी नहीं मिलना, क्लेम कर लिया तो भी नहीं मिलना, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। कल को 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो गया, मैटर रिजॉल्व हो गए, आपको सिर्फ एक रीप्रोसेस का बटन दबाना है, दैट इज मोर देन इनफ। आपको लगता है कि उस पार्टी से डिस्प्यूट हो गया डायरेक्टर से, वो देगा भी नहीं, ना हमें पैसे देगा ना गवर्नमेंट को देगा, भाग गया, दैट इज क्वाइट नेचुरल आफ्टर कोविड फ्रेंड्स, इट इज क्वाइट नेचुरल, कोई बात नहीं। आप जब सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाएं तो ये मानते हुए जमा करवाएं कि उस टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सो दैट आपकी इंटरेस्ट की साइकिल भी रुक जाए। बट जब आप रिटर्न फाइल करें तो ये मानते हुए रिटर्न फाइल करें कि उस टीडीएस का क्रेडिट मिलना है, दैट मींस रिटर्न फाइल करोगे तो आप उसमें रिफंड क्लेम करोगे, बट जब 143(1) का प्रोसेस होगा तो आपको वो रिफंड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स आज के दिन टीडीएस का तो एक रिकंसिलिएशन होना ही चाहिए कि क्लाइंट को कितने रुपए मिलने थे, कितने रुपए मिले हैं, सामने वाला बाकी कब पे करेगा, एवरीथिंग यू हैव टू अकाउंट फॉर। और टीडीएस का जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आपने आईटीआर में क्लेम नहीं किया तो हम दोबारा से उसको क्लेम नहीं कर पाए। फ्रेंड्स मैनुअल अप्रोच करने के एफर्ट सबको पता है, तो हमारा एक कहना चाहिए कि मैनुअल एफर्ट्स क्या हो बाद में कम से कम। देवेंद्र सिंह नागपाल जी क्वेरी पूछ रहे हैं इन रिलेशन टू सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, सिंगल प्रीमियम है, यूनिट लिंक्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी। In case of such policy maturity, nowadays there is a TDS deducted at the rate of 5% on income contained in that insurance maturity. Okay जी, possible है। That is TDS is deducted on gross maturity amount receivable less premium paid, that is TDS is deducted on net income. Now the question is, do we have to declare it on net income, that is net receipt basis, or can we take an aggressive stand and do the indexation of premium paid and declare net capital gain after reducing that index cost of premium paid on from the amount? Okay, सर की जो क्वेरी इन ब्रीफ में समझा कि क्वेश्चन घूम फिर ये अराइज होता है कि अगर मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है यूनिट लिंक्ड और उस पे जो प्रॉफिट्स अराइज होते हैं, मान लो मैंने प्रीमियम सिंगल प्रीमियम दिया, ओवर द इयर्स प्रीमियम दिया ₹1,00,000 का और मुझे मैच्योरिटी पे मिल गए 2.5 लाख, और मैं मान के चल रहा हूं कि वो सेक्शन 10(10)D में एग्जेम्प्ट नहीं है क्योंकि मेरा प्रीमियम चाहे सिंगल प्रीमियम था चाहे ओवर द इयर्स था, वो पर एनम 10% या 20% या 15% ऐसा केस में भी उससे ज्यादा था, इसलिए मैच्योरिटी की रिसीट्स क्या है, टैक्सेबल। तो क्या एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसीट्स कैपिटल गेन में हेड में टैक्सेबल है या अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल?
That is the first time query that I'm reading this type of query. I have never even think of कि क्या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कैपिटल गेन हेड में भी टैक्सेबल हो सकती है. फ्रेंड्स देखिए यूनिट लिंक्ड है तो आई थिंक यू कैन से दैट आई वाज मेकिंग इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट बेसिस. मेरा इंश्योरेंस की अप्रोच नहीं थी, मैं क्या कर रहा था इन्वेस्टमेंट के रूप में. देखिए 80C में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट मानोगे तो ही आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी. तो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. आई थिंक वी कैन रीच दैट दिस पर्टिकुलर डिबेट कि जी ये मेरा कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, ना कि कहां पर अदर सोर्सेस. और फ्रेंड्स अगर आप कैपिटल गेन में अगर डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आई थिंक वी हैव टू डिस्क्लोज द ग्रॉस अमाउंट एज सेल कंसिडरेशन. ग्रॉस मतलब मान लो 2.5 लाख रुपए मैच्योरिटी में मिली माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करा सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन, मान लो 1.5 लाख बना, 2 लाख बना, व्हाटएवर. तो आई थिंक दैट सीम्स टू बी गुड. जो आपकी क्वेरी है लीगल, आई थिंक दैट इज फाइटेबल एंड आई हैव अ व्यू दैट डिपार्टमेंट अल्टीमेटली विल ऑर्डर इन आवर फेवर एंड नॉट इन फेवर ऑफ रेवेन्यू कि नहीं जी ये तो अदर सोर्सेज का पार्ट है. टीडीएस हो सकता है नेट इनकम पे कटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लो आपका टीडीएस कटा 1.5 लाख पे, आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया, 2.5 लाख आपको मैच्योरिटी में मिले, 1.5 लाख पे कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि वो तो देखिए टीडीएस के सेक्शन में ही लिखा हुआ है कि नेट इनकम पे 5% टीडीएस का. अगर आप अदर सोर्सेज में डिस्क्लोज करते हैं तो आपको डायरेक्टली 1.5 लाख ही डिस्क्लोज करना है. 1 लाख रुपए तो आपका पैसा ही आपको वापस मिला. बट अगर आप ये बिलीफ लेते हैं कि वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल है तो आप सेल प्राइस लिखेंगे 2.5 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हाटएवर नेट डिफरेंस, दिस इज द इनकम. जब आप टीडीएस का चार्ट भरेंगे तो वहां पर लिखेंगे दिस पर्टिकुलर इनकम इज डिस्क्लोज एज पार्ट ऑफ कैपिटल गेन्स. वहां पर आप उसको क्या कहते हैं, वो पूछते हैं ना इनकम कितनी, तो इनकम तो वही लेंगे ना जो 26 है, इसमें 1.5 लाख, बट आपने कैपिटल गेन में दिखाई कितनी है 2.5 लाख. तो आई थिंक उस मैचिंग के कारण प्रॉब्लम नहीं है. बट या डिस्प्यूट कुड बी देयर, ये कैपिटल गेन है या नहीं. फ्रेंड्स नॉर्मल पॉलिसी पे आई डू नॉट थिंक सो वी विल बी एबल टू रेज द डिस्प्यूट कि कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होना चाहिए. बट अगर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आई थिंक वी कैन रेज द डिस्प्यूट. आई होप आई एम क्लियर देवेंद्र जी. थैंक यू वेरी मच. चलते फ्रेंड्स आगे. फ्रेंड्स टीडीएस से रिलेटेड और दैट वी हैव टू अकाउंट फॉर और टेक केयर कि फॉर्म नंबर 26 एएस में जो भी आपकी ग्रॉस इनकम्स रिपोर्टेड है, स्पेसिफिकली जिन पे टीडीएस कटा है, there must be a reconciliation between the incomes reported in P&L account if business is there and other incomes which are reported in ITR. और फ्रेंड्स वहां reconciliation तो बहुत ही जरूरी है जहां पे 26 AS के अकॉर्डिंग इनकम्स ज्यादा है और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से इनकम्स कम है. वहां तो आपको बहुत जरूरी है रिकंसिलिएशन बनाना जरूरी है. देयर आर गुड चांसेस दैट इंक्वायरी मे बी फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो आपका क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि ये अमाउंट के डिफरेंसेस क्यों. अगला सवाल ये आता है कि टीडीएस के चार्ट में क्या मैं टीडीएस की एंट्रीज कंसोलिडेटेड डालूं, दैट इज 10 वाइज, या अलग अलग डालूं. देखिए फ्रेंड्स एक ही पर्टिकुलर पर्सन मेरा टीडीएस डिडक्ट करता है सैलरी बोल के, इंटरेस्ट बोल के, प्रोफेशनल फीस बोल के, तो अलग अलग डालनी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग हेड्स में वो इनकम डिस्क्लोज होनी है. आपको पता है टीडीएस का चार्ट भरते समय वो पूछता है कि पर्टिकुलर अमाउंट आपने कौन से हेड में डिस्क्लोज किया. बट मान लो उसने मेरा टीडीएस काटा ओवर द मंथ्स इन 194J, 10 एंट्री आ रही है. क्या मुझे 10 एंट्री फिलअप करनी है या मैं एक सिंगल एंट्री डाल दूं? फ्रेंड्स आई हैव सीन द केसेस अगर आप सिंगल एंट्री में डालते हैं तो टीडीएस का क्रेडिट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आप अलग अलग डालते हैं तो भी मिल जाता है. इट्स ऑन यू which is easy for you. फ्रेंड्स अगर मैं गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर की बात करूं अप टू द लास्ट ईयर तो उस केस के अंदर वो कंसोलिडेटेड एंट्री ही इंपोर्ट करता था, ट्रांजैक्शन वाइज नहीं था. बट प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रेंड्स ऑप्शन देता है कि आपको कंसोलिडेटेड एंट्री इंपोर्ट करनी है 10 वाइज और इंडिविजुअल एंट्रीज करनी है. हाँ अगर आपका कोई रिकंसिलिएशन का मैटर है कि आप कोई पर्टिकुलर टीडीएस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो देन यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल एंट्रीज आल्सो सो दैट इट इज इजी टू एक्सप्लेन कि ये पर्टिकुलर टीडीएस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है एंड स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021. क्योंकि फ्रेंड्स 2021 में एक यूनिक काम हुआ जो किसी और साल नहीं, कि टीडीएस का रेट इन बिटवीन द ईयर चेंज हुआ. फ्रेंड्स वी ऑल नो कि मैक्सिमम सेक्शंस के केस में द टीडीएस रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 25%. 10 का 7.5 हुआ था, 5 का 3.25% हुआ था, वी ऑल नो.
अब आप कौन सा टीडीएस और उसकी कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दैट मस्ट बी क्लियर। कि वो इनकम जिस समय टीडीएस 10% कटा था या वो इनकम जिस पे टीडीएस 7.5% कटा है। फ्रेंड्स, इनकम का अमाउंट दोनों केस में सेम है, बट टीडीएस का अमाउंट डिफरेंट है। तो यू मस्ट बी क्लियर एनफ कि आप कौन सा पर्टिकुलर टीडीएस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये आपके पास एक रेडी चार्ट होना चाहिए और वहां पर एडवाइजेबल है कि आप इंडिविजुअल एंट्रीज को फिलअप कर दें। उसके अलावा फ्रेंड्स, वी ऑल नो, शायद वो हमें आइडिया भी है कि अगर आपने कोई टीडीएस ब्रॉड फॉरवर्ड किया है और उसी डिडक्टर ने अगर करंट ईयर में भी टीडीएस काटा है, तो दैट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज इन सिंगल लाइन। फ्रेंड्स, अगर आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड टीडीएस और करंट ईयर टीडीएस एक सिंगल लाइन में डाल सकते हैं, बट देयर इज अ, यू कैन से द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो ट्रेसिस का सॉफ्टवेयर है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, अगर सिंगल लाइन में एंट्री है ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट ईयर टीडीएस, तो वो दोनों का क्रेडिट नहीं देता, दोनों में से एक का मिलता। तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड टीडीएस और करंट ईयर टीडीएस अलग अलग लाइन एंट्री में डालें, सेम लाइन एंट्री में नहीं डालें। Now friends, this is one of the problem with the software. I'm just taking a small example. और फ्रेंड्स, इसको कैसे हमें कवर अप करना चाहिए जो हम पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस। नाउ फॉर एग्जांपल, नेट प्रॉफिट एज पर माय P&L अकाउंट, पीसी। फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे ले लो, -3 लाख, ठीक है जी। मैंने कहा प्लस एक्सपेंसेस दिस अलाउड, कुछ खर्चे हो सकते हैं जिनका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, 1 लाख, प्लस डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना, 1.6 लाख। ये हो गया -40,000, माइनस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 1.3, आपका नेट आ गया -1.6। फ्रेंड्स, जब आप शेड्यूल बीपी भरते हैं तो वहां पे इस तरीके से अमाउंट्स डिस्क्लोज होते हैं और अल्टीमेटली ये डिस्क्लोज। जब आप शेड्यूल सीएफएल पे जाते हैं, फ्रेंड्स, पॉइंट ये है कि जब आप यहां पे लॉसेस या डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एज पर लॉ कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना, 40,000, कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन कितना, 1.3 लाख। जब आप शेड्यूल सीएफएल चेक करेंगे तो वहां पर फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ये फिगर पॉपअप होती है, ऑटोमेटिक, आपको नहीं भर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक फिगर पॉपअप होती है 1.7। यू कांट चेंज, ठीक है जी, नहीं चेंज कर सकता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जो फिगर ले रहा है लेने दे, आई कांट डू एनीथिंग। बट जब आप शेड्यूल पे जाते हैं अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन के शेड्यूल पे, वहां पर फ्रेंड्स यू नीड टू फिल अप दिस फिगर मैन्युअली। अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन की फिगर ऑटोमेटिक पॉपअप नहीं होती। अब आपने कहा जी ये तो 1.7 लाख है, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, उस कारण से आपने अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन का चार्ट मैन्युअली नहीं भरा। बट जब आप नेक्स्ट ईयर की आईटीआर में जाओगे तो आपको शेड्यूल सीएफएल के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भरने। क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के अंदर असेसमेंट ये 21-22 का लॉस 1.7 लाख दिखाएंगे? नो। कितना आएगा? 40,000। फ्रेंड्स, एज पर लॉ भरना है। लास्ट ईयर अगर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम थी उसके कारण आप नेक्स्ट ईयर के आईटीआर भरते हैं तो हम गलत हैं। शेड्यूल सीएफएल में लॉस कितना भरा जाएगा? 40,000। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे 1.7 भरेंगे तो आपका अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, जो कि किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको एडजस्ट नहीं करेगा। और आपको अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन का शेड्यूल कैसे भरना है? मैन्युअली आप कहोगे ब्रॉड फॉरवर्ड कितना, 1.3 लाख। आप इसमें से कितना सेट ऑफ करना चाहते हैं? फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक सेट ऑफ भी नहीं होता, सीएफएल का लॉस तो ऑटोमेटिक हो जाता है, दैट यू नीड टू फिल अगेन मैन्युअली। कितना सेट ऑफ करना चाहते हैं वो हेड अपने आप उठा लेता है सॉफ्टवेयर कि किस हेड से करना। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि जिस साल का लॉस है उस साल जब आईटीआर भरें तो ये 1.7 आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट असेसमेंट ये 21-22 की मैं मान के चलता हूं रिटर्न भर रहे हैं तो अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन पे आप मैन्युअली 1.3 लाख जरूर भरें। देयर मे बी इशू की नेक्स्ट ईयर कंप्यूटर आपको इसका बेनिफिट ना दे।
हो सकता है डिपार्टमेंट ने सॉफ्टवेयर बना रखा हो कि दिस इज द ग्रॉस लॉस, हम इसको इससे कंपेयर करके अपने आप चेक कर लेंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं, बट यहां पर ये ऑटोमेटिक पॉपअप होता है, तो आप इसको मैनुअली जरूर भरें। डिपार्टमेंट से नोटिस आया कि भाई साहब ये क्या है, भाई साहब ये प्रॉब्लम थी, मैंने तो 40,000 दिया, आप अगले साल की रिटर्न चेक कर लो, मैंने 21-22 में लॉस 40,000 दिखाया, 1.7 लाख नहीं। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। फ्रेंड्स, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हुई, देयर मे बी केसेस ऑफ अमैलगमेशन आल्सो। अब जब कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है एंड सेक्शन 47(13)(b) की अगर सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, तो फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 72A कंपनी के बिजनेस लॉस और कंपनी का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड बाय एलएलपी, क्लेम कर सकते पर्टिकुलर बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो कि कंपनी के हैं, मे बी इन रिलेशन टू असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18, व्हाटएवर, वो सारे के सारे उस साल के लॉस माने जाएंगे जिस साल कन्वर्जन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन इज डन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, किस साल के लॉस माने जाएंगे? 2021। That means LLP can set off these business loss and unabsorbed depreciation in financial year 2021 plus further 8 years. लॉ के अकॉर्डिंग अगले 8 साल में क्लेम कर सकती है। Now the question arises how to report this particular business loss and unabsorbed depreciation in ITR of LLP. LLP के ITR में क्या करें? फ्रेंड्स, ये लॉस किस साल का माना गया? जिस साल कन्वर्जन हुआ, दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22। पर असेसमेंट ईयर 21-22 की फिगर्स आप शेड्यूल सीएफएल में मैन्युअली नहीं भर सकते, देयर इज नो ऑप्शन। नाउ व्हाट टू डू? फ्रेंड्स, देयर आर टू वेज। फर्स्ट, जब आप शेड्यूल बीपी भरे तो वहां पर एनी अदर डिडक्शन में ये पर्टिकुलर अमाउंट शो करो, ऑटोमेटिक शेड्यूल सीएफएल में आ जाएगा। फिर आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का शेड्यूल मैनुअली भरेंगे, आपका ये लॉस फाइनेंशियल ईयर 2021 का बन गया जो एज पर लॉ बनना भी चाहिए, आपका मैटर क्लोज। बट फ्रेंड्स, एनी अदर डिडक्शन, थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर एनी अदर डिडक्शन एक रीजनेबल लिमिट से ज्यादा है, रीजनेबल की कोई परिभाषा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, देयर आर चांसेस दैट स्क्रूटनी नोटिसेस मे बी इशूड। ठीक है, स्क्रूटनी में कोई दिक्कत नहीं है, वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, तो एज सच कोई नेगेटिव ऑर्डर पास नहीं होने चाहिए, बट स्टिल इन स्क्रूटनी एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुट अप। तो हम कोशिश करते हैं कि और नेसेसरी एफर्ट्स देने पड़े। तो फ्रेंड्स, उस केस में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप जब फर्स्ट ईयर की आईटीआर भरें तो ये लॉस और ये डेप्रिसिएशन शो नहीं करे, और जब आप सब्सिक्वेंट ईयर की रिटर्न भरे तो उसमें असेसमेंट ईयर 21-22 में इसको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन दिखा के शो कर दें। बट देयर मे बी इशू कि कंप्यूटर इसका लेटर स्टेज पे आपको बेनिफिट ना दे। व्हाट इज द एडवाइजेबल थिंग? दैट इज दिस इज द एडवाइजेबल एस्पेक्ट, ये वाले तरीके से रिटर्न भरी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, सेम इश्यूज आपके अमालगमेशन वगैरह सब जगह आते हैं। देखिए, हर चीज इनकम टैक्स रिटर्न में अकाउंट फॉर करना पॉसिबल नहीं। फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, क्या ये मेरे हाथ में है एज पर लॉ? फ्रेंड्स, यस। मैं किस हेड का लॉस किस हेड की इनकम से सेट ऑफ करना चाहता हूं, प्रोवाइडेड इट इज एलिजिबल, इट्स माय चॉइस। फ्रेंड्स, मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है, पॉसिबल है, दैट इज अलाउड, ऑल टैक्स रिजिम में अलाउड है। इधर मेरे लॉन्ग टर्म के एप्लीकेशन हैं जिन पे टैक्स रेट 10% एप्लीकेबल है, इधर मेरी सैलरी इनकम है या मेरी मान लो बिजनेस इनकम है जिनके ऊपर स्लैब रेट लग रहा है, मैं इनटू 30% स्लैब। Now it's my decision whether I want to set off house property loss with salary or business income or with the long term capital. It's my choice. Law में कहीं नहीं लिखा, जब लॉ में नहीं लिखा तो मेरा डिसीजन है। बट फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सेट ऑफ करता है, वहां पे प्रीफिल्ड ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, एंड दैट इज पॉसिबल, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ माय इंटरप्रिटेशन, फेवर ऑफ माय ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। लॉ के हिसाब से एसएससी की चॉइस है, बट सॉफ्टवेयर परमिट नहीं करता। फ्रेंड्स, इफ यू बिलीव कि आपके हिसाब से सेट ऑफ होना चाहिए और टैक्स कम बनता है, तो फ्रेंड्स लेट इट पे द
रिड्यूस टैक्स, आप टैक्स कम पे करें। 143(1) में डिमांड आएगी, उस डिमांड के अगेंस्ट आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं या अपील फाइल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू विल विन द केस, नो इश्यूज। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली नहीं करते हम, क्योंकि अननेसेसरी हम नहीं चाहते लीगल लिटिगेशंस में जाएं, डिपेंड्स ऑन द क्वांटम आल्सो। फ्रेंड्स आई हैव सीन कि देखिए गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन नहीं देता प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर्स, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ का ऑर्डर सेलेक्ट करने में, बट प्राइवेट सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ चेंज कर सकते हैं, बट क्या उससे पर्पस पूरा होगा? नो फ्रेंड्स, आई डू नॉट थिंक सो, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग एक बेंगलुरु में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके बेसिस पे होनी है, और वहां पर वही बैकएंड में सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे आईटीआर फॉर्म्स के लिए है। तो देयर आर गुड चांसेस कि आपके सेट ऑफ की प्रायोरिटी के अनुसार सेट ऑफ ना मिले और डिमांड रेज हो। अगर डिमांड रेज होगी तो अल्टीमेटली यू नीड टू गो फॉर द लिटिगेशन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। फ्रेंड्स हेड्स ऑफ इनकम दैट यू हैव टू डू टेक केयर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, गलत सेक्शन में टीडीएस कट के जमा हो जाता है, डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, भाई साहब जे में टीडीएस कटा, आपकी बिजनेस इनकम। अरे भाई साहब जे का मतलब ये थोड़ी प्रोफेशनल इनकम ही होगी। 194J is applicable for 5 types of income and not for 1, but in computerized processing it treat to be like professional income। 44AD में जाओ, वहां पे एरर शो कर देता है, भाई साहब आपका जे में टीडीएस कटा, हाउ इट इज 44AD? अरे जे में प्रोफेशनल इनकम भी है, टेक्निकल इनकम भी है, रॉयल्टी भी है, नॉन कम्पीट फीस भी है, डायरेक्टर की सिटिंग फीस भी है। तो 194J does not mean that I am having professional income। फ्रेंड्स इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इनकम्स को रिपोर्ट करें। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल आपकी रेंट इनकम आ रही है, रेंट इनकम पे डिस्प्यूट आता है कि बिजनेस हेड में टैक्सेबल है या फिर आपका ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल। सेम विद द कमीशन। अब अगर मैंने वन टाइम ट्रांजैक्शन करी है ड्यूरिंग द ईयर, फ्रेंड्स इट इज नॉट माय बिजनेस, इट इज प्योरली टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब मैं इधर बिजनेस भी कैरी ऑन करता हूं प्लस कमीशन इनकम भी है। फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ने नोइंगली करा, जो मेरा मानना है। नाउ यू हैव टू फिल अप P&L इन 3 पार्ट्स, ट्रेडिंग, P&L और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में आप देखो तो वर्ड यूज किया हुआ है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम। यहां पर आप देखते हो तो इनकम आती है एग्रीकल्चरल, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट। फ्रेंड्स इफ यू आर हैविंग बिलीव कि ये पर्टिकुलर इनकम्स पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है, देन इट इज हाईली एडवाइजेबल कि इन इनकम्स को आप ट्रेडिंग अकाउंट में फिल ना करें। इन इनकम्स को कहां पर फिल करें? एज पार्ट कि जिस चीज का बिजनेस है उससे रिलेटेड आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी सारे रेवेन्यूज कहां जाएंगे? P&L अकाउंट। डोंट ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉर्म 3CD। फ्रेंड्स फॉर्म 3CD में क्या पूछा होता है? रेशियोज पूछते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑल्दो वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड जीपी रेशियो तो समझ में आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आप कैसे बेस बना सकते हो? टर्नओवर तो वही लिखना है जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, टर्नओवर। मान लो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी में या whomsoever the business entity is there, some incomes are there which is part of P&L account and not trading account। अब उसे नेट प्रॉफिट तो हिट होगा। आप इस रेशियो को कैसे बेस बना सकते हो कि नेट प्रॉफिट आपका पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गया या घट गया? अरे वन टाइम इनकम थी, पॉसिबल है, मैंने फिक्स एसेट्स की सेल कर दी, प्रॉफिट आ गया। फ्रेंड्स P&L अकाउंट में तो क्रेडिट होगा, मगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, नेट प्रॉफिट रेशियो में किया जाएगा। नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, बट डोंट ट्राई टू गो फॉर दैट। फ्रेंड्स वो अपने आप में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जाने दो उसको नेट प्रॉफिट रेशियो, मगर आप उसके बेसिस पे अपने आईटीआर को चेंज नहीं करें। आईटीआर इज अ वेरी की डॉक्यूमेंट इट्स। ये एस्पेक्ट्स फ्रेंड्स आपको ध्यान रखने हैं। स्पेसिफिकली साथ में जब आप वो सिलेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, कोड ऑफ इनकम्स, कि आपकी किस नेचर की इनकम्स हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखें जिन पर्टिकुलर इनकम्स को आप ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्क्लोज कर रहे हो, जिसका बिजनेस मान रहे हो, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड कोड आपको
बिजनेस कोड के अंदर सेलेक्ट करने। जो इनकम्स आपकी दूसरे हेड्स में टैक्सेबल है उससे रिलेटेड कोई भी कोड सेलेक्ट नहीं कर। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो एक पर्टिकुलर एंटिटी है, मे बी पार्टनरशिप फॉर्म, मे बी कंपनी, और सिर्फ एक प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी पे किराया। अब देखा जाए तो उस एंटिटी का वो बिजनेस नहीं है, बट आपको मैंडेटरीली आईटीआर में एक बिजनेस कोड तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो फ्रेंड्स उसमें एडवाइजेबल है कि आप अदर का कोड सिलेक्ट करें। बाद में डिस्प्यूट आता है तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब अगर वो कोड को बेस बनाए तो कहते जी मेरे पास आईटीआर भरते समय ऑप्शन ही नहीं था, व्हाट कैन आई डू। न्यू टैक्स रिजीम, फ्रेंड्स प्लीज ध्यान रखें, न्यू टैक्स रिजीम में बार बार डाउट आ रहा है कि जी आईटीआर 1 एंड 2 भरते समय क्या फॉर्म नंबर 10I इंडिविजुअल के केस में भरना है नहीं भरना। नो फ्रेंड्स, 10I is required to be filled up only in case when business head is applicable. Indirectly I can say ITR 3 and 4. अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म या एलएलपी में पार्टनर, रेम्यूनरेशन 0, प्रॉफिट शेयर 0, इंटरेस्ट 0, but friends business head is applicable, and when business head is applicable that individual is supposed to file form number 10I in case he opts for new tax regime. तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी एससी के लिए 3 या 4 फाइल कर रहे हो और न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो, फॉर्म 10I इज मैंडेटरी टू फिल, भूल मत जाना इसको। अगर ये फाइल नहीं करा तो फ्रेंड्स आपके पास बाद में ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप लेट फाइल करके कहो जी न्यू टैक्स रिजीम में ले। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, नॉट इन केस ऑफ 1 एंड 2। फ्रेंड्स कंपनी के केस में वी ऑल नो 10IC लास्ट ईयर फाइल किया होगा, 22% टैक्स रेट, दैट 10IC इज वैलिड इन परपेचुइटी, हर साल फाइल नहीं करना। इस साल सिर्फ उन कंपनीज के लिए 10IC फाइल करना है जिन्होंने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रेट में कंटिन्यू किया था, दैट इज 25% और 30%, और इस साल वो 22% में जाना चाहिए। सिमिलरली 10IE इज वैलिड इन परपेचुइटी, अगर आपने एक बार फाइल कर दिया तो हर साल फाइल करने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स अब ये ध्यान रखना कि अगर कमीशन इनकम है वन टाइम, कोई मौका लगा, मिल गई कमीशन इनकम, मैंने किसी को हेल्प करी थी, लॉकडाउन में तो वैसे ही खाली बैठा था मैंने हेल्प कर दी, इट्स नॉट माय बिजनेस इनकम, मैंने कहा जी अदर सोर्सेज में टैक्स है, और इस कारण से मैंने आईटीआर भर दी 1 और 2, पॉसिबल है। डिपार्टमेंट में कंटेंट कि नहीं भाई साहब ये तो आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है, और चूंकि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है तो टैक्स तो उतना ही लगेगा, मगर भाई साहब मैं तो आपके ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम लगाऊंगा क्योंकि आपने 10IE फाइल नहीं की। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आईटीआर 1 या 2 भरी थी, मैं गया तो न्यू टैक्स रिजीम में था, बट 10IE की रिक्वायरमेंट नहीं। फ्रेंड्स दैट लीगल डिबेट्स में अराइज, और प्रॉब्लम क्या होगी, सिर्फ 1 साल की नहीं होगी, जब तक स्क्रूटनी में केस आके ऑर्डर पास होगा तब तक 2 या 3 साल चले जाएंगे, तो आप तो इसके बेसिस पे चल रहे हो कि मुझे तो 10IE फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है नहीं जी बिजनेस हेड लगेगा, बिजनेस हेड लगेगा तो आपने 10IE फाइल नहीं किया, 10IE फाइल नहीं किया तो मैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम लगा। फ्रेंड्स ये छोटे इश्यूज पॉसिबल हैं, आ जाएं, ये डिस्प्यूट भी आएंगे, कुछ नया आएगा तो। बैंक डिटेल्स फ्रेंड्स प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 से बहुत सारे मर्जर्स इफेक्टिव हुए थे, बट उनके IFC कोड लास्ट ईयर तक चेंज नहीं किए। इस साल अगर आप पुराने IFC कोड यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर फ्रेंड्स रिटर्न ही अपलोड नहीं होगी, एरर शो हो जाएंगे, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट कि नए IFC कोड, अकाउंट नंबर में वेरिएशन है तो नए अकाउंट नंबर। उसके अलावा एक सवाल आता है कि क्या मैं मल्टीपल बैंक अकाउंट रिफंड के लिए सिलेक्ट कर सकता हूं? हाँ जी फ्रेंड्स, आप सबका व्यू, जब मैं रिटर्न भर रहा हूं तो क्या सिर्फ एक बैंक अकाउंट ही रिफंड के लिए सिलेक्ट हो सकता है, और आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल, इनमें से किसी में दे दो? हमारे पास जवाब आया देवेंद्र सिंह जी का, यस वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल। फ्रेंड्स गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर आर परमिटिंग दिस, प्रोवाइडेड आपका वो अकाउंट वैलिडेटेड हो तभी रिफंड आएंगे। तो यू कैन सिलेक्ट मोर देन 1 बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, और उसमें से जितने वैलिडेटेड होंगे उसमें से किसी में भी आपका कंप्यूटर अपने आप रिफंड क्रेडिट करते हैं। बट फ्रेंड्स maybe some of the private softwares are not permitting this till date, वहां पर सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट रिफंड के लिए सेलेक्ट हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि गवर्नमेंट की परमिशन एक से ज्यादा की है। किसी के पास आया दोस्तों नोटिस
एचआर एग्जामिशन असेसमेंट ईयर 2021 कि जी आपको एचआर एग्जामिशन नहीं मिलेगी, नील। किसी का आया हो क्लाइंट की अगर रिटर्न भरी हो, उसने एचआर एग्जामिशन क्लेम करी हो, फ्रेंड्स डिपार्टमेंट से 143(1) में बहुत फ्रीक्वेंट नोटिस आए हैं। असेसमेंट ईयर 2021 143(1) में नोटिस आया कि आपकी एचआर एग्जामिशन क्यों नहीं डिनाई करी जाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। एसएससी ने वहां पे जवाब भी डाला, भाई साहब एचआरए मिला भी है, रेंट भी पे करा है, सारे काम किए, क्यों नहीं दोगे? बट स्टिल एडिशंस आर देयर। 143(1) में वो उस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे, एचआर एग्जामिशन डिनाई हो रही है। फ्रेंड्स ऐसे कुछ केसेस एसएससी ने हमारे पास रिपोर्ट किए जिनका हम रिटर्न वगैरह नहीं भरते और उनको एज ए फ्रेंडली मेजर कीजिए ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। कुछ प्रोफेशनल्स ने भी बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीजन है। फ्रेंड्स देन आई चेक आउट द आईटीआर, तो पता चला कि हमने आईटीआर भरते समय सैलरी का ब्रेकअप लिया। फ्रेंड्स इन आईटीआर देयर इज अ मेन्यू, टोटल ड्रॉप डाउन मेन्यू इज देयर। आपको बेसिक सैलरी कितनी मिली, डीए कितना मिला, एचआरए कितना मिला, बोनस कितना मिला, वेरियस हेड्स आर देयर। और वो क्या रहा है, जल्दीबाजी में रिटर्न भरने के चक्कर में पूरा अमाउंट कहां लिख देते हैं, बेसिक सैलरी। और फिर नीचे कहते हैं जी हम 1013A में एचआरए एग्जामिशन क्लेम कर रहे हैं। फ्रेंड्स जब एचआरए मिला ही नहीं तो एग्जामिशन की बात कैसे होगी? तो कंप्यूटर इज एज्यूमिंग देयर इज नो एचआरए, सो देयर शुड बी नो एग्जामिशन एट ऑल, दैट्स व्हाई नोटिसेस आर देयर। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखें, रिटर्न भरते समय सैलरी का प्रॉपर ब्रेकअप भरे। Ask the assessee to provide both the parts of Form 16, Part A and Part B. उसके अलावा एक पार्ट और भी फ्रेंड्स जनरेट हो रहा है जिसमें पूरा सैलरी का ब्रेकअप है। तो आप बोले एसएससी से कि आप अपने एम्प्लॉयर से वो पूरी डिटेल लें। अदरवाइज फ्रेंड्स नोटिस आ रहे हैं और उन नोटिस के दो ही हल हैं। अगर 143(1) में एचआरए की एग्जामिशन आपकी इनकम में डिनाई हो गई, फर्स्ट ऑप्शन आप रेक्टिफिकेशन के तहत रिवाइज्ड एक्सएमएल या रिवाइज्ड जेएसओन फाइल अपलोड करें, रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करें। उसके 4 साल मिलते हैं, बट उसमें कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर टोटल इनकम। सिर्फ आप इनकम को आप हेड शिफ्ट कर सकते हो, कॉलम शिफ्ट कर सकते हो, तो एक ऑप्शन तो वो है। फ्रेंड्स पुराने पोर्टल पे दैट वाज रनिंग वेरी सक्सेसफुली, नए पोर्टल का मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। दूसरा ऑप्शन है कि 143(1) में एडिशन हो गई तो यू फाइल अपील विद द सीआईटी अपील्स, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन है। अपील वाले ऑप्शन में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन में चले गए, तो बाद में अगर आप अपील फाइल करते हो तो यू हैव टू जस्टिफाई वन मोर थिंग, देयर इज मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिपोर्ट। तो ये आपको कॉशियसली डिसीजन लेना है कि आज सीआईटी अपील्स में जाना है या नहीं जाना। एक हमारे पास क्वेरी आई कि लोगों ने देखिए लॉकडाउन के अंदर पार्ट टाइम बेसिस पे शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शंस, एंड दैट वाज देयर, नो डाउट इन दैट। अब अगर उनके ट्रांजेक्शंस देखें तो करोड़ रुपए की भी टच कर गए, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। और मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस जैसे जो पूछ रहे हैं देवेंद्र सिंह जी की, वो डिलीवरी बेस्ड है। तो आपका क्या सजेस्ट करना है कि उसे बिजनेस दिखाया जाए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल दिखाया जाए, प्लीज। देवेंद्र जी मैं मानूंगा, देखिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के केसेस पे किया था, पार्ट टाइम किया था, अगर आप कैपिटल हेड में जाते हैं, आई डू नॉट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज देयर। देखिए अगर लॉन्ग टर्म है तो वैसे भी सर्कुलर जस्टिफाई करता है कि लॉन्ग टर्म के केस में अगर एसएससी ने लॉन्ग टर्म बोला है तो डिपार्टमेंट को वो लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकते, कांट डिनाई। शॉर्ट टर्म के केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए डिस्प्यूट आ जाए कि इट इज अ बिजनेस और कैपिटल गेन। तो फ्रेंड्स वहां पे देखिए डिस्प्यूट पॉसिबल है क्योंकि आप बिजनेस हेड में जाते हैं तो वहां पे स्लैब रेट एप्लीकेबल है, और अगर कैपिटल हेड में जाते हैं तो इक्विटी शेयर्स के केस में फ्लैट टैक्स लगेगा 15%। बट कंसीडरिंग द प्रैक्टिकल सिनेरियो आई डू नॉट थिंक सो दैट डिस्प्यूट इज गोइंग टू बी देयर। अगर आप कैपिटल हेड में भी करते हैं तो मेरे को जो बिलीफ और इंट्यूशन है कि उस कारण से नोटिस नहीं आने चाहिए, वो इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपकी लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस भी हैं तो आई थिंक लीगली वी आर आल्सो साउंड कि भाई साहब मैं तो इन्वेस्टमेंट ही करता हूं, मैं तो मार्केट देखते हुए कुछ शॉर्ट टर्म में बेच देता हूं, कुछ लॉन्ग टर्म में। सारे शॉर्ट टर्म है तो एक ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट मेरा वीक हो जाता है। फ्रेंड्स डिविडेंड वी आल्सो डिस्कस इन बिगिनिंग इन ब्रीफ कि आपको उसके क्वार्टर वाइज डिटेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है, प्रैक्टिकली मान लो डिविडेंड आया 2000 का, हम क्लाइंट से बार बार कहें भाई साहब बता दे कब आया था, कितनी तारीख थी, क्वार्टरली बता दे, या आपका यहाँ पे मैंने क्वार्टर वाइज लिख दिया एडवांस टैक्स ड्यू डेट्स के बेसिस पे। फ्रेंड्स अगर देखिए मटेरियल नहीं है और कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आ, आई थिंक वी कैन गो आल्सो विद द फैक्ट कि आप उसको फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट करें।
आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो ना, पर वो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का फर्क पड़ना है। ठीक है, अगर मैं लीगली देखूं तो मैं एक रिपोर्टिंग गलत कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन गलत कर रहा हूँ, बट फ्रेंड्स देखिए, देयर इज अ सेफगार्ड टू सेक्शन 292BB। यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं इतना डिटेल वर्किंग करूंगा फॉर द सेक ऑफ 2000 रुपीज। फ्रेंड्स कैपिटल गेन्स वी ऑल नो ऑलरेडी हैव टू बी डिस्क्लोज। तो फ्रेंड्स वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी कि जहां पे बहुत मटेरियल नहीं है, बहुत छोटे अमाउंट्स हैं, तो वी ऑलवेज डिस्क्लोज वेदर इट इज कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इन द फर्स्ट वन। मैं 5 रुपए फालतू ही देने को तैयार हूं, मेरे को ये डिस्कम्फर्ट्स किस लिए चाहिए। फ्रेंड्स मेजर कंट्रोवर्सीज ऑन शेड्यूल SH1 एंड A, मेरे ख्याल से आपने फेस करी होगी कि फ्रेंड्स किस तरीके से इंफॉर्मेशन भरी जाए। दिस इज मेनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनीज। आई है फ्रेंड्स प्रॉब्लम शेड्यूल SH1 और AL1। I think it has been 2 years that we are filling. This is the 3rd year. We have to provide this information. Friends, ये issues अभी भी हैं। ये क्या भरे? Schedule SH1, friends, shareholders as on 31st March. Complete list they are expecting. अरे आप आसान काम कर देते, किस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं, तो अगर 10 शेयर होल्डर है तो काम तो आसान हो जाता। बट मान लो एक शेयर होल्डर ने शेयर्स एक्वायर किए 10 बार में फ्रॉम द कंपनी, बार बार फ्रेश अलॉटमेंट होगा, इश्यू प्राइस अलग अलग। फ्रेंड्स मेरे को वो शेयर होल्डर 10 बार डालना पड़ेगा, दैट्स डज नॉट सीम टू बी जस्टिफाइड। बहुत भयंकर डिटेल्स आप एक्सपेक्ट कर। डेट ऑफ अलॉटमेंट उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर शेयर होल्डर फ्रेश अलॉटी नहीं है तो आप डेट ऑफ ट्रांसफर भरें। अब वो फ्रेश अलॉटी भी है, उसने कुछ शेयर्स परचेज भी करे, फ्रेंड्स अलग अलग एंट्री। इश्यू प्राइस का मतलब क्या बोला, ओरिजिनल अलॉटमेंट प्राइस। ए को शेयर अलॉट हुए 100 रुपए में और ए ने बी को बेच दिए, वट एवर द अमाउंट मे बी। फ्रेंड्स कंपनी सपोज टू रिपोर्ट नेम ऑफ मिस्टर बी, बट इश्यू प्राइस इक्वल टू बी द ओरिजिनल अलॉटमेंट प्राइस, दैट इज 100 रुपीज। ए ने बी को कितने में बेचा, वो अमाउंट आपको ITR में नहीं। गवर्नमेंट इस डाटा के बेसिस पे क्या कंपैरिजन करना चाह रही है, कांट मेक एनी कमेंट। अमाउंट रिसीव्ड कितना ओरिजिनली मिला था फ्रॉम मिस्टर ए एंड नॉट फ्रॉम मिस्टर बी। फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती है कि इन बिटवीन अगर कोई शेयर स्प्लिट अप हो गए, अमालगमेशन हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा शेयर कितने रुपए का इश्यू हुआ था, किसको मिला था, ईच एंड एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स आपको एक रीजनेबल व्यू लेना पड़ेगा। देखिए इसके बेसिस पे भी अगर वो चालू हो जाते हैं नोटिस भेजना, फिर तो कोई एंड नहीं। बट आपके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स सब्सटेंशिएट कर सको, दैट मस्ट। पार्ट 3 फ्रेंड्स ये बहुत क्रूशियल है अपने आप में। आप इसमें क्लाइंट को भी एजुकेट करें कि आप अपनी पर्सनल रिटर्न भी कैसे करें। इट मे बी पॉसिबल एज प्रोफेशनल यू आर हैंडलिंग रिटर्न ऑफ कंपनी ओनली एंड नॉट इंडिविजुअल्स। पार्ट 3 में सबसे पहले उन शेयर होल्डर्स की डिटेल देनी है जो कि 31 मार्च को अब शेयर होल्डर नहीं है, बट ड्यूरिंग द ईयर शेयर होल्डर थे, इवन फॉर अ सिंगल डे। इसका मतलब मेरे पास मान लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 शेयर्स थे और ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने 200 शेयर्स बेच दिए, आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 800 शेयर्स, तो मेरी डिटेल शेड्यूल SH1 के पार्ट 3 में नहीं जाए। हेडिंग क्या है, व्हेन शेयर होल्डर सीजेस टू बी अ शेयर। ठीक है जी, मेरे पास 1000 शेयर्स थे और मैंने 1000 के 1000 शेयर्स बेच। ठीक है जी, डिटेल्स देनी है। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम तब आती है जब मैंने 1000 शेयर्स दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस में बेचे। पहले मैंने 400 बेचे, फिर 600 बेचे। ना हाउ टू रिपोर्ट इन पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल SH1, क्योंकि वहां पे पूछता है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितने और कितने बेचे। अरे जब आप कह रहे हो शेयर होल्डर ही नहीं रहा, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो कितने थे और कितने बेचे। सिंपली आस्क हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन सोल्ड, दैट्स ऑल। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं 1000 लिख के 400 लिखूं तो वहां दिखेगा बैलेंस बच गए, 600 लिख के 600 लिखूं तो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। तो फ्रेंड दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। व्हाट वी आर डूइंग, जो लास्ट ट्रांजैक्शन जिस दिन वो शेयर होल्डर नहीं रहा उस दिन कितने शेयर्स थे और कितने बेचे, दैट वी आर रिपोर्टिंग। अर्लियर 400 शेयर्स की सेल रिपोर्ट नहीं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, डिपार्टमेंट इज मे बी आस्किंग दिस पर्टिकुलर पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल SH1 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 79 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 79 कहता है कि अगर मोर देन 49% शेयर होल्डिंग चेंज है, कहने का मतलब 51% सेम होने चाहिए, तो ही लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, अदरवाइज नहीं। तो फ्रेंड्स यू हैव टू टेक केयर। वहां पे अगला कॉलम ये आता है मोड ऑफ सेसेशन, कि वो शेयर होल्डर किस कारण से नहीं रहा, और वहां पे 2 मोड दिखाई दे रहे हैं। एक मोड तो आता है ट्रांसफर वर्सेस सेल, एक साथ लिखा हुआ है, दूसरा रिलिंक्विशमेंट।
और फ्रेंड्स इसी के बेसिस पे आई ट्राई टू डिराइव कि सेक्शन 79 कुड बी द बेसिस जिसके लिए डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स सेक्शन 79 में दो एक्सेप्शन, अगर डेथ के कारण शेयर होल्डिंग चेंज हुई है या रिलेटिव्स को शेयर्स गिफ्ट कर दिए उस कारण से शेयर होल्डिंग चेंज हुई है, तो उन दो केसेस में फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 79 शेयर होल्डिंग चेंज नहीं माना जाए। अगर ए के शेयर्स बी के पास चले गए एंड दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ डेथ और ऑन अकाउंट ऑफ गिफ्ट टू रिलेटिव, तो फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में, कंपनी के केस में शेड्यूल SH1 में मोड ऑफ ट्रांसफर ये सिलेक्ट होना चाहिए, ना कि ये। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। बाकी कोई भी मोड है तो आप कौन सा मोड सिलेक्ट करें, ट्रांसफर वर्सेस सेल। और फ्रेंड्स जब इंडिविजुअल ITR फाइल करेगा तो उसको भी ध्यान रखना है। इंडिविजुअल ITR के केस में अगर इफ यू रिमेंबर क्या डाटा मांगा हुआ है, ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहली बात तो यही डिफरेंस है, देयर कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मिस्टर ए को शेयर्स अलॉट हुए 100 रुपए में और ए ने बी को बेचे 500 रुपए में, तो फ्रेंड्स शेड्यूल SH1 में तो 100 रुपए लिखा जाएगा, बट पर्सनल ITR इंडिविजुअल ITR में यहां पर 500 रुपए लिखा जाएगा। फिर वो पूछते हैं शेयर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने शेयर्स एक्वायर किए। फ्रेश इशू हुआ है तो इशू प्राइस, परचेज किया है तो परचेज प्राइस, दोनों में से एक अमाउंट भरना है। कितने बेचे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचे, सेल एंड कंसिडरेशन। और फिर पूछता है क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंड्स अगर डेथ या गिफ्ट के कारण शेयर्स मिले हैं, डेथ या गिफ्ट के कारण, तो आप कहोगे शेयर्स एक्वायर्ड 1000, परचेज प्राइस कितना, निल, 0, इशू प्राइस खाली। क्लोजिंग में क्या भरोगे, क्लोजिंग ओरिजिनली मान लो 400 शेयर्स थे, कितना भरोगे, 24। नाउ व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 50,000, परचेज प्राइस तो निल आएगा क्योंकि नहीं खरीदे आपने, आपको तो डेथ या गिफ्ट के कारण मिले हैं। नाउ प्रीवियस ओनर के हाथ में इन 1000 शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1 लाख। नाउ एज पर लॉ what is the cost of acquisition in the hands of the successor, the cost of acquisition in the hands of the predecessor। तो आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000 शेयर्स की कितनी होगी, 1 लाख, तो आप यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भरेंगे 1.5 लाख रुपए। फ्रेंड्स अगर डिपार्टमेंट को ये होता है कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इक्वल्स टू क्लोजिंग, तो ये इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होती, बट अगर आप गवर्नमेंट ITR सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट नहीं होती, यू नीड टू फिल अप मैन्युअली। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि ये फिगर और ये फिगर में डिफरेंस हो सकता है। फ्रेंड्स ये फिगर्स भरने का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपनी ITR में इंडिकेशन दे रहा है कि भाई साहब ये शेयर्स मेरे को डेथ या गिफ्ट के कारण मिले हैं, मैंने मनी कंसिडरेशन में परचेज नहीं किया। दैट यू हैव टू टेक केयर फ्रेंड्स। इस तरीके से इन माय ओपिनियन दैट्स माय पर्सनल जजमेंट इन रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ ITR। देवेंद्र सिंह जी की एक बहुत बढ़िया क्वेरी आई है, वो कह रहे हैं जी असेसमेंट ईयर 21-22 की हम रिटर्न भर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22 हमारे सिर्फ सैलरी हेड में इनकम और अदर सोर्सेज में इनकम है, तो इस हिसाब से वी आर एलिजिबल फॉर ITR 1। बट उसी SSC का ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव लॉसेज है, ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव लॉस, जो कि इस ईयर में सेट ऑफ नहीं होने, हो सकता है आने वाले सालों में सेट ऑफ हो जाए। तो क्या इस केस में वी आर सपोज टू फाइल ITR 2 और ITR 1 इज मोर देन एनफ, और ITR 3, 2 और 3 के डिबेट पे नहीं जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए इफ आई टॉक अबाउट इन लीगलिटी, लीगली अगर मैं बात करूं तो आई थिंक वी कैन फाइल ITR 1। रीजन भी, जब मैं लॉसेस का सेट ऑफ क्लेम करता हूं तो लॉ सिर्फ इतना ही कहता है कि जिस साल का लॉ सेट ऑफ कर रहे हैं उस साल की रिटर्न आपकी टाइमली फाइल हुई हो, दैट इज मोर देन एनफ। लॉ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आपके बीच के साल की भी रिटर्न फाइल भी होनी चाहिए। इवन फ्रेंड्स फाइल करके मैं उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड दोनों दिखा रहा हूं, बात ही नहीं है। इवन लॉ में ये भी नहीं लिखा कि बीच के सालों की रिटर्न भी फाइल होनी चाहिए। तो दैट इज द लीगल, but practically it is advisable to report each and everything so that इन कारणों से unnecessary हमारा लॉ सेट ऑफ डिनाई ना हो और एफर्ट्स इन्वॉल्व ना हो।
तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पर ITR 3 भर देते हैं, बट लीगली यू कैन गो फॉर ITR 1। जितना मेरा मानना है, गवर्नमेंट का भी सॉफ्टवेयर इस बेसिस पे आपको लॉस का सेट ऑफ नहीं देता कि लास्ट ईयर आपने उसको ब्रॉड फॉरवर्ड दिखाया था या नहीं दिखाया। फ्रेंड्स, वो तो ये चेक करेगा जिस साल से रिलेटेड लॉस क्लेम कर रहे हो उस साल के रिटर्न में ये लॉस रिपोर्टेड था या नहीं। फ्रेंड्स, एक लॉस के लिए क्या वो 6 साल की रिटर्न चेक करेगा? आई डू नॉट थिंक सो, इतना भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। फ्रेंड्स, AL1 वहां पे आपको असेट्स की डिटेल देनी होती है, वहां पे वो कॉस्ट पूछता है। अब डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में क्या करूं? फ्रेंड्स, आई थिंक डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में इट मस्ट बी बुक वैल्यू एंड नॉट एज पर इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, पहली बात तो इनकम टैक्स लॉ में आप इंडिविजुअल असेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। नॉशनल बेसिस पे चाहे कर लो, परफेक्ट पॉसिबल नहीं है। हाँ, बुक वैल्यू। और फ्रेंड्स देखिए, AL1 का पर्पस एज पर इनकम टैक्स है भी नहीं। दे आर आस्किंग द इंफॉर्मेशन, आई थिंक दैट मस्ट बी फिल अप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर बुक्स एंड नॉट एज पर इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ यूज में पूछा जाता है। अब एग्रीकल्चर लैंड में क्या करूं? फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल इनकम भी आ रही है, मैंने इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रखी हुई है, अब क्या करूं? ये प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम है। स्टॉक इन ट्रेड कैसे रिपोर्ट करूं? ज्वेलरी, मोटर व्हीकल, उन्होंने बोल दिया, सर क्लैरिफाई कर दिया कि आपको इंडिविजुअल असेट्स की डिटेल नहीं देनी, लमसम दे दो। रियल एस्टेट के केस में क्या करूं? नाउ आई एम डेवलपिंग ए पर्टिकुलर टाउनशिप एंड ऑफ 800 फ्लैट्स, do I need to report each and every flat? Friend, that is a practical life problem, and I am not in favor of disclosing 800 flats in a particular schedule AL1. It should be disclosed as a lump sum. Friends, कुछ words हैं जो confusing है, जो practical life में भी इतनी clarity नहीं है। Renting versus leasing, there is no clear cut demarcation between these two words. Director quarter और director use, बात तो बराबर ही है। डायरेक्टर के लिए क्वार्टर है या डायरेक्टर यूज कर रहा है, दो ऑप्शन दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग बोथ। मैंने एक पर्टिकुलर इनमल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और मैं उसको लीज आउट करता हूं। अब हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो टैक्सेबल है, मेरा बिजनेस नहीं है, क्या बोलूं मैं उसको? मैं डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर रहा। वेयर हाउस और गोडाउन, वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन। और क्या पूछा है यहाँ पर? Person who were beneficial owner of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year. First page पे इंफॉर्मेशन आती है, रिमेंबर जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर beneficial owners. Friends, these are all confusing aspects which are required to be discussed. कुछ मैंने आपकी यहाँ पर हेल्प करी है जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंड, शेड्यूल AL1 कुछ और भी है यहाँ पर दैट वी कैन गो थ्रू। तो फ्रेंड्स, seeing the time paucity, I would like to conclude at this particular stage. Would like to thanks the North Campus Study Circle also, and the convener and the deputy convener, and also my professional colleagues. So friends, anything you would like to ask, any query, most welcome to ask at this particular stage. Any queries there? Thank you, Pankaj ji. Now I request members to please unmute yourself and you can ask the query if you have any in AIS as well as income tax return form.